सो अभी हमने सीक्वेंस सीरीज एंड जो डिफरेंशियल कैलकुलस वाला पोर्शन है वो थ्योरी कंप्लीट किया है। असाइनमेंट बहुत सारे मैंने ग्रुप में भेजे ही थे, तो आप सब वो ट्राई करो। 6 to 7 डाउट क्लास डेली चल रही है, तो है ना एक क्लास में ऑलमोस्ट हम लोग 10-20 क्वेश्चन तो डिस्कस कर ही लेते हैं। तो ऐसे ही पूरे साल चलेगा तो काफ़ी है ना हो जाएगा डिस्कस। बाकी क्लास में भी चलेगा डिस्कशन। तो अभी 2-3 क्लास, पिछले 3-4 क्लास से हम लोग डिस्कशन ही कर रहे थे डिफरेंशियल कैलकुलस का। तो अभी थ्योरी भी कंप्लीट करना है, तो उसके लिए अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ऐसे ज्यादातर चीजें आपको ऑलरेडी आता ही है इंटीग्रल, क्योंकि इंटीग्रल कैलकुलस का पूरा यूज इसमें है ना, जो हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़े हैं, यूनिवेरिएट या बाईवेरिएट, तो उसमें पूरा यूज तो है ही इसका डिफरेंशियल कैलकुलस का। चलिए तो यहां से स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, सिंगल इंटीग्रल। तो मेनली ये एक्चुअली स्टार्ट करते हैं डेफिनेट इंटीग्रल से। इनडेफिनेट पे इनका सिलेबस में है ना, जैसे ये सिंगल इंटीग्रल बोल रहा है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो लेकिन मैं इसका जो बेस है, अब डेफिनेट इंटीग्रल करने से पहले आपको बेसिक्स जो वन वेरिएबल इंटीग्रेशन का है, तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्लास 12th में या IIT JEE में आप लोग जिन लोगों ने प्रिपरेशन की होंगी, तो वहां पे जो इंटीग्रेशन है वही यहाँ पे हेल्प होगा। तो उतना ज्यादा टाइम नहीं देना, बस एक बार आप रिवाइज कर लो, एक बार जो जो फॉर्मूलेज हैं, हर फॉर्मूला बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो एक बार ट्राई कर लो। मैं भी कराता हूँ, मैं बेसिक तो पहले अभी आज जो मैं कराऊंगा मेनली वो क्लास 12th में जो इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा इंटरमीडिएट में, तो वही होगा। फिर यहाँ ये एक्चुअली डेफिनेट इंटीग्रल से स्टार्ट होता है ना, इनडेफिनेट डेफिनेट, तो डेफिनेट से स्टार्ट करेगा। देन लेबनिज रूल एंड इट्स एप्लीकेशन, डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। तो वही लेबनिज रूल वही है कि हमने पहले फॉर्मूला तो लिख ही रखा है कि डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन जो लेबनिज रूल है। फिर इम्प्रॉपर इंटीग्रल, बीटा एंड गामा इंटीग्रल्स है ना। तो ये बीटा और गामा जो इंटीग्रल्स है ना, इसी बीटा गामा इंटीग्रल से बीटा गामा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। जो हम लोग बीटा डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं फर्स्ट काइंड जो है, तो वो प्रॉपर यही बीटा इंटीग्रल है, बीटा फंक्शन है, उसी के हेल्प से बनाए गए हैं। ये गामा जो इंटीग्रल्स हैं, गामा फंक्शन है, इसी के हेल्प से वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन बना है एक्चुअली। तो गेट के सिलेबस में भी है। हाँ, ये सब गेट में भी है। गेट में अगर आप देखोगे तो ये रहा गेट का सिलेबस। अच्छा, गेट की वेबसाइट है। करना तो है ही ऐसे। ठीक है, तो गेट में ये एक्चुअली कैलकुलस पोर्शन नाम से दे रखा है, और ये मैट्रिक्स थ्योरी, तो मैट्रिक्स थ्योरी मतलब पूरा लीनियर अलजेब्रा है, और ये कैलकुलस में ही आपको पूरा इन्होंने दे दिया है, तो नुकसान तो नहीं होगा। देखिए तो इसमें क्या क्या था, फाइनाइट काउंटेबल अनकाउंटेबल सेट्स, तो ये हालांकि एग्जाम में नहीं है। रियल नंबर सिस्टम एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, ये भी नहीं है। आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, ये भी एग्जाम में नहीं है, एग्जाम में ये वाला पोर्शन है। तो आप देखिए एग्जाम में जो है वो सब गेट में है, गेट वाले पोर्शन एक्स्ट्रा है कुछ। सो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ा है, कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, बाउंडेड सीक्वेंस, मोनोटोनिक सीक्वेंस, कॉची क्राइटेरिया फॉर कन्वर्जेंस, सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, कन्वर्जेंस, टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस, अल्टरनेटिंग सीरीज, एब्सोल्यूट एंड कंडीशनल कन्वर्जेंस, पावर सीरीज, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, तो ये वही है जो अभी डिफरेंशियल कैलकुलस कर रहे थे हम लोग। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, मोनोटोन फंक्शन, यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी, ये यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी सिर्फ गेट में है, एग्जाम में नहीं है। ठीक, डिफरेंशिएबिलिटी, रोल्स थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम, टेलर्स थ्योरम, एल हॉस्पिटल रूल्स, एल हॉस्पिटल रूल, मैक्सिमा मिनिमा। फिर आया रीमान इंटीग्रेशन, फिर से रीमान इंटीग्रेशन गेट में ही है, एग्जाम में नहीं है। फिर यहाँ पे इट्स प्रॉपर्टीज, इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल वही है जो ये आपका बीटा गामा इंटीग्रल है, वो इम्प्रॉपर इंटीग्रल ही है। सो बीटा इंटीग्रल एंड गामा इंटीग्रल आर
स्पेशल केस ऑफ, मतलब दे आर क्या बोलो एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल्स। तो इम्प्रॉपर इंटीग्रल है तो बीटा गामा इंटीग्रल भी है उसी में, ठीक है ना, यही चीज है। फंक्शन ऑफ सेवरल, तो ये आपको पढ़ना ही है क्योंकि ये रीमान इंटीग्रेशन वहीं से स्टार्ट होता है कि इंटीग्रेशन आया कैसे, हम बेसिक इंटीग्रेशन का जो पीछे की स्टोरी है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज, फिर इम्प्रॉपर वही आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन करना ही है आपको यहाँ भी। और फंक्शन ऑफ सेवरल रियल वेरिएबल अभी हमने किया था, टू वेरिएबल, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव फिर से सिर्फ गेट में है, जैम में नहीं है। ग्रेडियंट ये भी है ना, यहाँ पे है, वहां नहीं है। टेलर्स थ्योरम है, वहां पे टोटल डेरिवेटिव है, मैक्सिमा मिनिमा, सैडल पॉइंट, मेथड ऑफ लाग्रांज मल्टीप्लायर वहां भी है। डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं वही है। तो ये रीमान इंटीग्रेशन था, ये प्रॉपर इंटीग्रल है, डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल है एंड देयर एप्लीकेशंस। अब ये देखिए, ये तो गेट का हो गया। अब जैम का आप देखेंगे तो यही है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये इंटीग्रल कैलकुलस बेसिक, फिर लेबनिज रूल, ये सब। फिर वहां पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसमें ना, डिफरेंस प्रॉपर इंटीग्रल वहां भी था, बीटा गामा फंक्शन आर सम एग्जांपल ऑफ इम्प्रॉपर इंटीग्रल। एंड देन ये हो गया, फिर डबल इंटीग्रल, चेंज ऑफ ऑर्डर, तो ये इंटीग्रल में ही आ गया। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेरिएबल एप्लीकेशन, तो ऑलमोस्ट ये तो करना ही है आपको, वहां भी यही है, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा अभी हम लोग एक्स्ट्रा करेंगे आगे, तो उसको एक एक करके निपटाएंगे टॉपिक जो एक्स्ट्रा है। तो गेट की थ्योरी अभी आगे तक चलेगी, गेट की थ्योरी है ना, नवंबर दिसंबर तक चलेगी गेट की जो थ्योरीज हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज एक्स्ट्रा भी है, वो हम कवर करेंगे अलग से। बाकी जैम का भी इस महीने, इस बैच 9 to 11 वाला बैच का खत्म हो जाएगा अभी एक सप्ताह में, और 7 to 9 भी चलता रहेगा, तो एक महीने और लगेगा अभी, ठीक है। तो देखिए, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसे बेसिक इंटीग्रल से। चलो इंटीग्रेशन का बेसिक्स एक बार देख लेते हैं। सो डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन? हाउ डू डिफाइन? क्या होता है डिफरेंशिएशन? कोई बताओ। हाँ, मतलब सिंपल, द प्रोसेस टू फाइंड डेरिवेटिव। है ना? तो फिर यहाँ पे आता है ये डेरिवेटिव क्या है, तो एक्चुअली है ना, ये आपका इनपुट फंक्शन है, ये कोई मशीन है जिसका काम है डिफरेंशिएशन करना, और इसका जो आउटपुट है वो इसका डेरिवेटिव है ना। तो डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप fx को यूज करके f' फाइंड करते हैं आप। सो f' डेरिवेटिव है ना। तो जैसे हम लिखते हैं डेरिवेटिव क्या है, सो डेरिवेटिव का ये डेफिनेशन है, सो डेरिवेटिव ऑफ fx विथ रेस्पेक्ट टू x, है ना, इसका नोटेशन है आपका f'(x). तो ये डेरिवेटिव है, ये आउटपुट है डिफरेंशिएशन का। डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस है, डिफरेंशिएशन के बाद जो क्वांटिटी आपको मिली वो डेरिवेटिव है। सो f'(x) का डेफिनेशन जो है, सो ये आपने देखा है ऑलरेडी लोअर क्लास में, फर्स्ट प्रिंसिपल जिस फॉर्मूले का नाम है। तो यहां से दिस इज द f ऑफ x प्लस h माइनस fx अपॉन h। तो ये f'(x) का डेफिनेशन है, तो दिस इज डेरिवेटिव। अब क्या होगा, अभी हम आएंगे इंटीग्रेशन पे। सो हमें देखना है इंटीग्रेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन को डिफाइन करो, क्या होगा? जोर से बोलो, जोर से, समझ नहीं आया। हाँ, मतलब प्रोसेस टू फाइंड एंटी डेरिवेटिव। देखो fx का डेरिवेटिव f'(x) है, f'(x) का एंटी डेरिवेटिव fx है। तो इंटीग्रेशन आप उसी फंक्शन का कर सकते हो जो किसी का डेरिवेटिव हो, है ना, ये आप ऑलरेडी जानते भी हो आप। हर फंक्शन का इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है ना, एटलीस्ट इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनेट चलो अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। तो सो इट इज अ प्रोसेस टू फाइंड
एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ गिवन फंक्शन। तो मतलब क्या है, फिर से कोई मशीन है जिसका काम करना है इंटीग्रेशन, तो यहां आपका इनपुट क्या है, एफ डैश एक्स है, और आउटपुट क्या निकलेगा आपका, एफ एक्स। सो ये होता है, मतलब जिस भी फंक्शन का आप इंटीग्रेट करते हो एक्चुअली वो किसी का डेरिवेटिव होगा, तभी वो फंक्शन इंटीग्रेट होके वो ओरिजिनल फंक्शन आएगा। तो मतलब, तो आप ये भी जानते हो कि एनसीईआरटी में पढ़ोगे, तो एनसीईआरटी में जो क्लास 12th की एनसीईआरटी है, तो वहां पे इंटीग्रेशन कैसे डिफाइन किया है कि इट इज द कन्वर्स प्रोसेस, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ऐसे डिफाइन किया है कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, कि डिफरेंशिएशन का उल्टा प्रोसेस है। सो लाइक डिफरेंशिएशन में आप fx टू f' x फाइंड करते हो, यहाँ आप f' टू fx फाइंड करते हो एक्चुअली। तो ये हो गया इंटीग्रेशन, ना इसको बोलते हैं इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे, या मैं ठीक से लिखूं, आपको लग रहा है ये क्या डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है कि अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं जैसे gx, तो यहाँ पे अभी चूंकि मैं इंडेफिनिट डिफाइन कर रहा हूं, तो इसका नोटेशन ये होता है कि gx dx, ऐसा समझ लो, तो इस तरीके से है, तो इसका नोटेशन हो गया। तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ gx विथ रेस्पेक्ट टू x, ये है ना। सो अब इसका अगर प्रॉपर डेफिनेशन पे आओगे तो लिमिट एज अ सम इसका डेफिनेशन लिखा जाता है, नहीं, अगर आप इसके प्रॉपर डेफिनेशन देखोगे, ये जो लिमिट है, लेकिन मेनली वो डेफिनेट में होता है ना, डेफिनेट में डिफाइन करेंगे तो लिमिट एज अ सम, क्योंकि वो एरिया रिप्रेजेंट करता है, देन उसके थ्रू हम उसको लिमिट एज अ सम लिखते हैं, जो क्लास 12th में भी है, और हम लोग यहाँ भी एक फॉर्म पढ़ेंगे जिसको यूज करेंगे हम लोग। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ वो इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहा हूँ, चूंकि ठीक है, जस्ट इस तरह से। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है, मेनली हमारे काम की चीज जो है, तो ये है कि लाइक अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं कैपिटल एफ एक्स को, ठीक, और मुझे स्मॉल एफ एक्स मिलता है, तो इसका मतलब ये है, या इनफैक्ट इफ एंड ओनली इफ है कि, या वन में लिखो, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स कितना आता है, ये जो हम लोग बेसिक्स पढ़ते हैं जब इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ते हैं, तो इसको क्या लिखते हैं आप, हाँ कैपिटल एफ एक्स, लेकिन साथ में आप सी भी लिखते हैं यहाँ पे, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन वेयर सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। जी जी, सी कांस्टेंट होता है ना सर? हाँ, सी इज ए कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मतलब कांस्टेंट, इसको आर्बिट्री कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ये चीज और ये चीज लिखना बराबर ही है, ऐसा इसीलिए है क्योंकि fx का डेरिवेटिव अगर स्मॉल एफ कैपिटल fx का डेरिवेटिव स्मॉल fx दे रहा है, तो कैपिटल fx प्लस c का डेरिवेटिव स्मॉल fx ही देगा, तो इसीलिए वैसा लिखा जाता है, ये समझ लो, इसलिए भी तो जनरलाइज कर दिया गया, इसीलिए कि ये स्मॉल fx कोई यूनिक फंक्शन जनरेट नहीं करेगा, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली ये आपका कोई fx प्लस c यू कैन टेक एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो ये सिंपल फॉर्मूला है, और बाकी फॉर्मूले तो आप लोग जानते ही हो, एक बार लिखा देता हूं जस्ट मैं, कि जो भी डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आप जानते हो सेम कैन बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल फॉर्मूला। तो देखो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जैसे बेसिक्स में अगर स्टार्ट करूं x की पावर n से, तो आपको ये देखना है कि किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे x की पावर n आ जाए, यही ना, कि किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे कि वो x की पावर n आ जाए। तो बताओ, आपको पता है ये सबको कि x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, आप इसका डिफरेंशिएशन करके देखो यही आएगा, है ना। सो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होगा, n कैन नॉट टेक वैल्यू -1, ठीक है, तो क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा इसीलिए, सो n कैन नॉट टेक माइनस, अदरवाइज n कोई रियल नंबर हो सकता है, यहाँ नेचुरल नंबर है, एक मिनट, हाँ, सो n कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसको फेंकना है, इसको डस्टबिन में डाल दूंगा मैं बाद में।
ठीक है, देखिए तो हेयर n कैन बी एनी रियल नंबर, यहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है एक्सेप्ट -1, है ना, क्योंकि आप जानते हैं इसका लॉजिक ये है कि अगर ये n -1 हुआ तो 1/x हो जाएगा और 1/x का डिफरेंशिएशन log x प्लस c। हालांकि आप देखते होंगे log mod x लिखा रहता है ना, इस तरह से हो गया। उसके बाद बाकी और फॉर्मूले ऐसे ही लिख सकते हैं हम लोग, देखो हाँ हाँ mod x क्यों लिखते हैं? हाँ, जैसे आप याद करो log की डेफिनेशन, तो log जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है? हाँ, 0 से इंफिनिटी ना, और इसका रेंज जो है पूरा रियल नंबर है। तो अभी यहाँ पे मैं x कोई भी नॉन जीरो रियल नंबर कंसीडर करना चाहता हूँ, तो इसलिए हमने मॉड लगाए हैं। हालांकि log x लिखना और log mod x लिखना दोनों अलग अलग चीज है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब ऐसा लिख रहे हैं तो यू आर सेइंग दैट x इज मोर देन 0, अगर ऐसा लिख रहे हैं तो यू आर सेइंग x इज एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 0, है ना? सो इसका डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर है और इसका डोमेन ऑल नॉन जीरो रियल नंबर है। तो बोथ फंक्शन आर डिफरेंट फंक्शन एक्चुअली, ठीक है। सो बाकी जैसे 1/x की पावर n है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? सेम तरीके से आप बना सकते हैं ना, ऐसे चाहो। हाँ सर यहाँ पे बोल रहे थे कि यहाँ log mod x है तो रियल नंबर है तो यहाँ पे निगेटिव रख सकते हैं, निगेटिव नंबर। हाँ, x को कुछ भी रख लो तो मॉड है ना, पॉजिटिव बना देगा उसको। x नेगेटिव नंबर भी आप पुट कर सकते हैं, ये चीज है, इसलिए मॉड लगाया गया है कि वो पॉजिटिव बना दे। और यहाँ मॉड नहीं लगाया तो मतलब इसको पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, ये है। सो बाकी इस फॉर्मूले से ये भी आ जाएगा, नहीं क्या आ जाएगा यहाँ से आंसर? x की पावर -n + 1/1 - n, यही बात है, मतलब 1 - n अपॉन दिस। तो यहाँ फिर से n 1 नहीं हो सकता, तो यहाँ n आप 1 नहीं ले सकते। एनीवे बाकी तो फॉर्मूले कर लेंगे, मैं लिख देता हूँ फिर भी एक बार रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। तो जैसे मान लो 3 लिखा, चौथा फॉर्मूला है sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है जी? कोई बताओ क्विकली। तो sin का cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin, तो sin का इंटीग्रेशन माइनस cos। तो आपको बस ये देखना इसको डिफरेंशिएट करके ये आना चाहिए, है ना, ये चीज है। तो माइनस cos x का डिफरेंशिएशन sin होगा, फिर cos x का इंटीग्रेशन जस्ट sin x, tan x का इंटीग्रेशन नहीं, अरे tan x का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन नहीं। ये गलतियां करोगे अभी बीच में भी, कैलकुलेशन में भी, ये ध्यान रखना पड़ेगा। sec x into tan x नहीं, log of sec, हाँ log ऑफ सेकेंड x, या इसी को लिख सकते हैं आप माइनस log ऑफ cos x, है ना? सो दे आर सेम थिंग, या माइनस log ऑफ। जब कोई आंसर बोलते हो तो आप चेक करो कि, अब तुम चेक करो इसको डिफरेंशिएट करके देखो tan x आएगा, इसको डिफरेंशिएट करके देखो tan x आएगा। सो अगर tan x का इंटीग्रेशन कोई फंक्शन बोल रहे हो तो उसका डिफरेंशिएशन tan x आने चाहिए। tan x का डेरिवेटिव sec² x है, तो sec² x का इंटीग्रेशन tan x है ना? तो अभी उसकी बात नहीं कर रहा। cot x का इंटीग्रेशन क्या है? हाँ, ये तो सब लोग जानते हैं, बस एक बार रिवाइज कर लेना भाई, क्लास 11 12 वाले बुक से एक बार फॉर्मूला और मेथड्स रिवाइज करना, कैसे इंटीग्रेट होगा, बस रिवाइज करना है आपको, ठीक है। सो इस तरह से है। ऐसे मैं भेज दूंगा असाइनमेंट एक, जो IIT जेड वाली मेंस एडवांस का PY की हुई है, रिवीजन के लिए आप ट्राई कर सकते हो। तो log sin x + c, यही माइनस में log आप लिख सकते हो, माइनस में log cosec x + c, फिर ऐसे ही secant x का इंटीग्रेशन, sec x का इंटीग्रेशन क्या आएगा? secant tan x, नहीं, log में sec x हाँ secant plus tan x, हाँ, है ना, sec x tan x, sec का डेरिवेटिव है, इंटीग्रल नहीं, इंटीग्रल ऑफ sec x पूछ रहा हूँ।
तो इंटीग्रल ऑफ sec x क्या आएगा, log sec x प्लस tan x। देखो अभी बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं, ये क्या इसलिए करो, एक बार क्लास 12th वाले इंटीग्रेशन रिवाइज करो। तो sec x प्लस tan x एंड प्लस c, और फॉर्मूले आगे आ जाओ। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक x क्या होगा, माइनस लॉग cos x माइनस cot अरे log कोसेक x माइनस कॉट x, यही आ जाएगा, x cot सीधा ही आ जाएगा, प्लस c। ओके, तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रल्स हो गए। तो ये फ्रीक्वेंटली जरूरत पड़ेगी, तो वहां गलती नहीं करना आपको, है ना। ये किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन जरूरत पड़े तो मैंने वो लिख दिया है। अब जैसे जब आप लोगों को याद था, जैसे मैं पूछूं ये सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, ये आप लोगों को याद है ना, फिर कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन, फिर सेक x tan x का इंटीग्रेशन, फिर कोसेक x cot x का इंटीग्रेशन, इस तरीके से। तो सेक स्क्वायर x का आप सब जानते हैं tan x, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x है, तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होगा। कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x, ठीक है, ये सेकेंड x का डेरिवेटिव है सेक x tan x, इसलिए इसका इंटीग्रेशन सेक x, ये माइनस कोसेक x। और आपको सावधान रहना होगा कि डिफरेंशिएशन पूछा जा रहा है, इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन करना है, ठीक। तो ये तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री वाले फॉर्मूले हो गए। अगर थोड़ा मैं आगे बढ़ूं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये यही हो जाएगा माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, ठीक। तो मतलब यहाँ C1 यहाँ C2 कर लो, सेम कांस्टेंट जरूरी नहीं है, तो C1 C2 कर लो। तो यहाँ भी कर सकते थे, मतलब कांस्टेंट तुम बदल सकते हो, कांस्टेंट सेम नहीं है, जहाँ मैंने ऐसा लिखा है C1 C2 कर दो इस तरीके से, ठीक है। तो कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है, सेम कांस्टेंट जरूरी नहीं है। तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx क्या है ना। सो ये tan इनवर्स x प्लस C1 या माइनस ऑफ cot इनवर्स x प्लस C2, इस तरीके से। फिर एक और आएगा 1 अपॉन मॉड x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, सॉरी यहाँ गलत हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1, राइट। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्या आएगा, यस, तो ये सेक इनवर्स x प्लस C1 या माइनस ऑफ कोसेक इनवर्स x प्लस C2, क्योंकि आप लोगों को याद होगा कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन ये होता था, कॉस इनवर्स का जस्ट माइनस लग जाता था, तो उसी को हम उल्टा कर रहे हैं। जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है उसी को अब इंटीग्रेशन के फॉर्मूला में बदल रहे हैं हम लोग, कि अगर फंक्शन fx का डेरिवेटिव gx है तो gx का इंटीग्रेशन fx होगा, इस तरीके से। प्लस c लगाना है आगे, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है इसीलिए। तो ये तो इनवर्स का फॉर्मूला आ गया। इसका जनरलाइज्ड फॉर्म भी है। जनरलाइज्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि जैसे आप लोगों को याद होगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन रूट अंडर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये देखो आप, ये साइन इनवर्स x था, तो इसका जनरलाइज्ड फॉर्म ये है, क्या आता है, हाँ, मतलब 1 अपॉन a, सॉरी क्या आंसर आएगा जी, जस्ट साइन इनवर्स x अपॉन a, हाँ आई थिंक, हाँ ठीक है, ये sin inverse x by है। नहीं नहीं ये नहीं आएगा, ये यही होगा साइन इनवर्स। अच्छा डिफरेंशिएट करके देखो जरा क्या आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करो साइन इनवर्स x बाई a का। जैसे कहीं कंफ्यूजन हो तो आप डिफरेंशिएट करके देख लो, ठीक। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और इनटू 1 बाई ए, तो इसको सिंप्लीफाई करो, ये ऊपर ए कैंसिल, तो 1 अपॉन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ठीक है, मतलब ठीक है, तो ओके है, मतलब ये फॉर्मूला सही है, साइन इनवर्स x बाई ए। फिर ऐसे ही यहाँ पे जो tan इनवर्स वाला है
इसको जनरलाइज करते हैं तो 1/a² प्लस x², इसको जनरलाइज किया। आगे सर वही है यहाँ पे a आएगा 1/a tan इनवर्स x/a आएगा। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ रूट था ना, तो यहाँ से जो a बाहर निकला वो a कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, जब डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो यहाँ पे एक्चुअली a² निकलेगा, वो सिर्फ एक a को कैंसिल कर पाएगा, एक a बचेगा। चेक करो, अब डिफरेंशिएट करके देखो इसको, है ना। ओके है ना जी, चेक करना एक बार। तो वो तुम डिफरेंशिएट करो क्या होगा, 1 प्लस x²/a², यहाँ 1/a है तो ये ऊपर a² जाएगा और है ना, तो एक a एक्स्ट्रा है तो उस a को बैलेंस करने के लिए है ना, यहाँ पे जैसे 1/a रहने दो। तो अब तुम चेक करो तो ये 1/a मिलके a² काट देगा, तो अब जाके 1/x² प्लस a² मिलेगा। तो मतलब इसको डिफरेंशिएट करोगे तब वो आएगा, तो स्क्वायर है इसीलिए एक a बचता है। ठीक है, ऐसे हालांकि ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला है तो मैं वो लिख देता हूँ जो फॉर्म है हमारे पास, जो जरूरत पड़ेगी। तो जैसे एक था x² प्लस a², जो भी आपने देखा, एक है 1/x² माइनस a², एक है 1/a² माइनस x², ये तो हो गया विदाउट रूट वाला। ये सब कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद रखने होंगे, जो यूज आगे जरूरत पड़ेगी। और ये क्लास, ये सब जो अभी लिख रहा हूँ सब क्लास 12th के एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको, या कोई भी बुक क्लास 12th के आपके पास जो भी बुक्स हो, आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, या जो भी आपने केसी सिन्हा वाली जो भी बुक पढ़ी होंगी जिस भी ऑथर की, सब में होगा ये। इंटीग्रेशन चैप्टर में रिवाइज कर लेना क्योंकि ये बेसिक हो गया ना, फंडामेंटल हो गया 12th वाली चीज। अब उसके ऊपर लेवल की चीजें पढ़ेंगे हम। तो है ना, ऐसे भी कुछ लोगों ने 12th पास, कोविड में 12th पास किया, तब तो ऐसे ही पास कर गए बिना पढ़े पढ़े। तो अब पढ़ लो नॉलेज के लिए ये। तो ये बनता है फॉर्मूला। फिर और क्या बनता है, x² माइनस a², एक ये बनेगा 1/√x² माइनस a²। सो इस तरह का फॉर्म जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो उस बीच में कैलकुलेशन में इस तरह के टर्म्स आ जाएंगे जहां आपको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो वहां आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो ये क्या है, विदाउट स्क्वायर रूट है, डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक टर्म है विदाउट स्क्वायर रूट, यहाँ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक है विद स्क्वायर रूट, सेम है। तो बताइए पहले का फॉर्मूला तभी लिखा था हमने, क्या आंसर आया था। तो ये था 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। दूसरे वाले का क्या होगा, याद करो, अब 12th क्लास वाली चीज रिवाइज करनी पड़ेगी, है ना। So 1/2a log x mod x minus a upon x. यस, सो 1/2a log, अब यहाँ रखना x माइनस a, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखेंगे हमेशा, सो x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। अगर a माइनस a² माइनस x² है तो यहाँ भी ऐसे होगा 1/2a log। अब ध्यान रखना, देखो यहाँ a माइनस x बन रहा है स्क्वायर हटाने पे, लेकिन कोएफिशिएंट पॉजिटिव रखना है x का, तो यहाँ a प्लस x और a माइनस x ऐसा बनेगा प्लस c। तो x² माइनस a² जस्ट x माइनस a अपॉन x प्लस a। इसका प्रूफ भी बहुत इजी है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड अभी हम डिस्कस करेंगे, तो उस मेथड से ही सबका प्रूफ आ जाता है पार्शियल फ्रैक्शन से। इसका प्रूफ मतलब इसका प्रूफ क्या है, एक सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हो कि यहाँ x को रख दो a tan थीटा, उससे आ जाएगा। यहाँ x को रख दो a, तो उससे भी कर सकते हैं लेकिन बाद में कॉम्प्लिकेट होगा, तो पार्शियल फ्रैक्शन से दोनों कर देंगे इजीली। हाँ, इसका क्या आंसर होगा अब, 1/√a² प्लस x²। बोलो, कोई ट्राई करो। x/2 नहीं, वो जो आप बता रहे हो वो जब ये विदाउट रेसिप्रोकल होगा तब आएगा। बताओ आगे बताओ, ठीक है, x/2 आगे सेम थिंग। हाँ, फिर आगे प्लस a² by 2 हाँ
x plus under root a square plus x square. इसका जो आंसर आएगा log x प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इतना ही आएगा। ठीक है, जो आपने बताया वो कब आएगा, जब मैं ये लिखूंगा। तो जो आपने बताया वो इसका आंसर है विदाउट रेसिप्रोकल। ठीक है, तो अभी ये आंसर आएगा 1/x² माइनस ए स्क्वायर है। अच्छा, दोनों सेम ही लिख दिया मैंने, अगला वाला भी। तो यहाँ इसको मैं a² माइनस x² कर देता हूँ। तो इसका बताओ, इसका क्या आएगा। तो ये भी यही रहेगा log x प्लस रूट अंडर सेम थिंग x² माइनस a²। यहां सेम नहीं रहेगा, है ना। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ 2 में और टाइम इनवर्स आ जाता है, और यहाँ पे आपको याद रखना है 1/1 माइनस x²। 1/1 माइनस x² का रूट जो था वो क्या था, साइन इनवर्स x, है ना। तो इसका आएगा साइन इनवर्स x/a। तो ये 6 स्पेशल फॉर्म है। अगर आपको याद नहीं रहेगा फिर एग्जाम में या तो डिराइव करने पड़ेंगे या छोड़ना पड़ेगा, है ना, अगर जरूरत पड़ी तो। ओके, तो ये तो हो गया 6 फॉर्म। इसी में सबका मैं रेसिप्रोकल कर सकता हूं, है ना। तो यहाँ रेसिप्रोकल का कुछ नया बनेगा नहीं, वो सिंपल x² प्लस a² का इंटीग्रेशन, तो पॉलिनोमियल टर्म्स ही होगा, तो आसान है। तो इन तीनों का रेसिप्रोकल हो गया तो कोई बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन बनता नहीं है, तो फॉर्मूला बनाने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन इन तीनों का रेसिप्रोकल भी खुद एक फॉर्मूला है जो बता रहा था वो। तो इन तीनों का रेसिप्रोकल जब लेंगे तो फॉर्मूला बनता है कि रूट अंडर x² प्लस a² dx, एक बनेगा रूट अंडर x² माइनस a² dx, और एक बनेगा रूट अंडर a² माइनस x² dx। ठीक, यहाँ पे a कोई रियल नंबर है इस तरीके से। तो अब ये फॉर्मूला आपको बताना है क्या आएगा इसका आंसर। तो वही है, जैसे आप x/2 सेम थिंग x² प्लस a² प्लस a²/2। अब आगे वही आएगा जो इसका रेसिप्रोकल का था। तो जो रेसिप्रोकल का था इसका, आगे वही आएगा log दिस थिंग। तो ये होगा log x प्लस रूट अंडर x² प्लस a², आगे प्लस c। इसका फिर से यही x/2 रूट अंडर x² माइनस a²। अब यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, ध्यान रखना, यहाँ प्लस था, x² प्लस a² था, यहाँ x² माइनस a² है, तो यहाँ माइनस a²/2 आता है। log x प्लस रूट अंडर x² माइनस a² प्लस c। किसी बुक से मैच कर लेना एक बारी, है ना। तो x/2 यहाँ पे यही रूट अंडर a² माइनस x², यहाँ प्लस रहेगा a²/2। अब 1/, जब ये था रेसिप्रोकल था तब आया था साइन इनवर्स x/a प्लस c। ये कुछ स्पेशल फॉर्मूले जो क्लास 12th में थे ये सब। ठीक, तो अभी तो हमने देखा कि इंटीग्रेशन है ना क्या है, और फॉर्मूले मेनली देख रहे हैं। अब चाहो तो वेरीफाई, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यही आंसर आएगा, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आंसर आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे ये आंसर आएगा, ये बाय डेफिनेशन, है ना। चलो, तो ये तो हो गए कुछ फॉर्मूले। तो अभी अपने सामने तुम सीट बना के रख सकते हो और देख देख के यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन करोगे खुद ही याद हो जाएगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। एग्जाम के टाइम पहले एक बार रिवाइज कर लेना, ये एग्जाम में तो चीख लेके जा नहीं सकते, वहाँ तो याद ही रखना पड़ेगा। तो जो अभी हम इंटीग्रल्स है ना, जो हमारे इंटीग्रल्स हैं, सो ये अभी 2 फॉर्म के हमारे पास आते हैं ना, डेफिनेट इंडेफिनिट। सो इनडेफिनिट इंटीग्रल, इनडेफिनिट इंटीग्रल जो बचपन में सिखाया जाता है पहले, फिर आता है डेफिनिट इंटीग्रल, है ना। इसका इंटरप्रिटेशन है, इसका कोई ऐसे इंटरप्रिटेशन नहीं है खास, ठीक है। तो इसका एक इंटरप्रिटेशन है। और अभी जो हमें मेथड्स पढ़ने हैं, तो जो हमारे पास मेथड्स हैं, जैसे इसको सॉल्व करने के जो कुछ मेथड्स हैं, जैसे पहला सिंपली इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का मतलब आपको डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूले के थ्रू डायरेक्टली दिख जाए कि ये फॉर्मूला होगा। तो इसमें कुछ खास नहीं है, बस ये कि डायरेक्टली यू जस्ट
सी क्या था, कॉस का इंटीग्रेशन क्या है, तो चूंकि साइन का डेरिवेटिव कॉस था तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन होगा। तो यहाँ कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूसरा फॉर्म में ये है सब्स्टिट्यूशन, तो मेनली यहीं से लोग बुक में स्टार्ट करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। तो ये हो गया सब्स्टिट्यूशन मेथड। फिर आएगा तुम्हारे पास पार्शियल फ्रैक्शन, है ना, और आएगा बाई पार्ट्स। ये क्या होगा, बाई पार्ट्स। ठीक है, ये हो गया, बाकी तो फॉर्मूला था। तो ये इंस्पेक्शन मतलब ये जस्ट फॉर्मूला कि डायरेक्टली फॉर्मूला देख के कर लो, यहाँ सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन बाई पार्ट्स। तो ये करना पड़ेगा आपको, जो बेसिक शुरू में फॉर्मूला अभी तक लिखे हैं हमने वो वाले। तो मेनली ये मेथड है डेफिनेट में। तो इसको सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, तो एक तो वही फंडामेंटल जो सिलेबस में जहां से वर्ड स्टार्ट किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये जस्ट कैलकुलस यू कैन राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है लिमिट एज अ सम, है ना, या लिमिट ऑफ अ सम, है ना, तुम ऐसे लिख सकते हो, लिमिट ऑफ अ सम, ये है। और क्या तरीका आएगा, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल्स। ठीक है, तो जो एग्जाम में जैम में अभी तक क्वेश्चन है वो इन्हीं टॉपिक्स हैं, क्योंकि सिलेबस में यही है। ये तो जस्ट आपका बैकग्राउंड है जानने के लिए कि ये बेसिक्स है, इस पे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते, क्योंकि ये यूज हो जाएगा यहाँ पे। तो इन तरह क्वेश्चन सॉल्व करने में इसकी जरूरत पड़ेगी। क्वेश्चन जो भी आएंगे इसी टॉपिक से आते हैं। तो यहाँ पे जो सिलेबस में है आपका ये पार्ट है कि फंडामेंटल थ्योरेटिकल कैलकुलस हो गया, या लिमिट ऑफ अ सम हो गया, या प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जैम गेट में। तो उससे पहले हमें ये रिवाइज करना पड़ेगा, फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है ना। तो बाकी लिखने का तरीका क्या है ना, तो ये एक्चुअली ये जो होता है इस फॉर्म का है कि a to b fx dx, है ना। ये जस्ट आप लिखते हो कि लाइक सीधा इंटीग्रेशन fx dx, जो अभी लिखा था हमने। सो इस तरीके से है। ओके, चलो आप बेसिक्स देख लेते हैं। तो बेसिक्स अगर आप देखेंगे, किसी को अभी तक कुछ क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो बेसिक्स में क्या है, जैसे पहले तो समझ आई, तो जैसे मान लो मैं पूछ लूं कि sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, जैसे ये पूछ लिया जाए, या उतना नहीं तो जैसे अगर पूछ लिया जाए कि चलो sec x अपॉन cosec x, इसका इंटीग्रेशन क्या है, जैसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन ये है कि sin स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर x, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, जैसे इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो मैं बोला था इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन सेंस जस्ट आपको सिंप्लीफाई करना है थोड़ा सा। यू ब्रिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द फॉर्मूला, या कोई स्टैंडर्ड फंक्शन बना लो इसको, एंड देन उसका इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। तो बताइए आप लोग आंसर जरा बताइए इन तीनों क्वेश्चन का। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, दूसरे का क्या है, तीसरे का क्या है? हाँ, पहले का log sec x प्लस c, ठीक है। दूसरे का
ऐसे फॉर्मूले के लिए इसमें कुछ रह गया, जैसे एक दो फॉर्मूला ना एक्सपोनेंशियल वाला, ये तो इजी है ना, e की पावर x का इंटीग्रेशन जस्ट e की पावर x, क्योंकि e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x होता है, तो इस तरह से तो इजी है। एंड और थोड़ा सा मैं अगर प्रॉपर्टीज लिख दूं, इनडेफिनिट इंटीग्रल का, इनडेफिनिट का है ना, जैसे पहला ये है कि मान लो कांस्टेंट टाइम फंक्शन का इंटीग्रेशन, द कांस्टेंट यू कैन टेक आउट, यू जस्ट इंटीग्रेट फंक्शन। दूसरा जैसे है fx प्लस gx का इंटीग्रेशन करना है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, fx का इंटीग्रेशन प्लस, ऐसा ये रूल्स हैं जो आपको समझना है ना, प्रॉपर्टीज क्या रूल्स हैं, सो देयर आर सम रूल्स, सो रूल्स ऑफ इंटीग्रेशंस। तीसरा इंटीग्रेशन ऑफ fx माइनस gx है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटीग्रेशन ऑफ fx dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, या इसी को कंबाइन कर दूं तीनों फॉर्मूला को, तो a टाइम fx प्लस b टाइम gx dx, तो यहाँ से a टाइम fx dx माइनस सॉरी प्लस b टाइम gx dx। देखो तो अभी तुम देख रहे हो सिर्फ लीनियर कांस्टेंट या लीनियर कॉम्बिनेशन लिख रहे हैं हम, कोसेंट रूल का यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं है इंटीग्रेशन में, प्रोडक्ट रूल का भी कोई फॉर्मूला हालांकि है नहीं, जो बाई पार्ट है वो एक लिमिटेड केस में यूज होगा, बाई पार्ट फॉर्मूला इज नॉट एप्लीकेबल एवरीवेयर, तो बाई पार्ट से एक बहुत लिमिटेड यूज है उसका, मतलब बहुत है ना, मतलब यू कैन नॉट यूज एवरीवेयर, तो ऐसे इन जनरल कोई प्रोडक्ट रूल है नहीं इंटीग्रेशन में, वो बाई पार्ट जो है जस्ट उसके लिमिटेशंस हैं, वो कुछ जगह यूज कर सकते हैं हम लोग, तो उसकी लिमिटेशंस हैं, बट डायरेक्टली कोई इन जनरल प्रोडक्ट रूल नहीं है, इन जनरल कोई कोसेंट रूल नहीं है। तो यहाँ पे फर्दर वही है कि आप सिंप्लीफाई कर करके उसको आसान फॉर्म में लाओ, फिर आसान फॉर्म में लाके कोई फॉर्मूला लगाओ, या फिर जो है ना जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसको यूज करो। तो ये तो बेसिक प्रॉपर्टीज है डेफिनेट इंटीग्रल का, इतना ही कर सकते, प्रोडक्ट रूल कोसेंट रूल कोई रूल नहीं है। बाई पार्ट पे आएंगे। हाँ क्या है सेकंड का आंसर, नहीं आ रहा? तो पहला तो ऐसे इजी है, सेक को 1/cos 1/, हाँ फिर log tan x minus 1 upon tan x plus 1. इतना लंबा चला कर दिया तुमने। ओके देखो आसान फॉर्म है इसका, तो इसको तो देखो 1/cos 1/sin sin/cos tan बन जाएगा ये। सो हमने क्या किया यहाँ पे, सिंप्लीफाई, tan x का इंटीग्रेशन ऑलरेडी वी नो log sec x plus c, यहाँ भी तुम्हें थोड़े से फॉर्मूला में स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, 1/, तुम्हें याद है cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर होता है, तो ये माइनस cos 2x एक्चुअली, तो ये माइनस बाहर कर लो, तो ये sec 2x dx। अब इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो sec का इंटीग्रेशन क्या था, log क्या था, Sec x plus 1 ठीक है ना, minus tan x. सो log sec x प्लस tan x, तो यहाँ 2x है, अब 2 की वजह से चूंकि जब 2x का डिफरेंशिएट होता है 2 टाइम्स होता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो मतलब इंटीग्रेट में डिवाइड करना पड़ता है, जो कोएफिशिएंट होते हैं डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड होंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे, जैसे 2 से डिवाइड क्यों किया, बिकॉज ऑफ दिस कोएफिशिएंट, तो sec 2x है तो 1/2 माइनस 1/2 टाइम्स sec 2x प्लस tan 2x, ये आंसर आ गया इसका। ये देख लो इसका क्या फैक्टराइजेशन कर सकते हो, x स्क्वायर कॉमन लो यहाँ से, x माइनस 1 माइनस 1, X square minus 1 x minus 1. हाँ x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, और डिनोमिनेटर क्या है x स्क्वायर माइनस 1, तो इसको कैंसिल कर दो, डिनोमिनेटर x स्क्वायर माइनस 1 ही तो है, तो फाइनली x माइनस 1 का इंटीग्रेशन। सो ये मैं लिखा था इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन से जस्ट तुम थोड़े से सिंप्लीफाई करो, मींस वो सिंप्लीफाई करके किसी फॉर्म पे आ जाएगा, तो x स्क्वायर बाई 2 माइनस x प्लस c, तो ये तुम्हारा आंसर हो गया थर्ड का, ठीक है। सो इतना हो सकता है ये भी सही हो, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करो इस तरह से कुछ आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन का ऐसा कोई यूनिक फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि तुम कैसे सिंप्लीफाई करते हो वो इंपॉर्टेंट है, या किस तरीके से करते हो अलग अलग फॉर्म में आएगा,
और दो तरीके से दो अलग अलग आंसर है, उसको इक्वल दिखाना ही बहुत बड़ा चैलेंज है। ठीक है, जो जैसे बाकी लोग जो निकालेंगे किसी और मेथड से कोई प्रॉब्लम, तब भी आंसर जो आएगा वो सेम ही हो सकता है, लेकिन फंक्शन ऐसा फॉर्म में है कि इक्वल दिखना डिफिकल्ट है डायरेक्टली, ये चीज है। और इसका तो लिख दिया हमने x²/2 - x+c। ठीक है, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ये बेसिक क्लास 12th वाला इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस हैं। तो आप एक बार जाके क्लास 12th के एनसीईआरटी उठाओ, एक बार थ्योरीज पढ़ लो लाइन बाय लाइन, एग्जांपल खुद सॉल्व करो, फिर सॉल्यूशन देखो, आपको कॉन्फिडेंस है अगर आप सॉल्व कर पाओगे तो, नहीं कर पाओगे तो सीखो, फिर ये चीज़ है, सीख के फिर आप एक्सरसाइज ट्राई कर सकते हो, टाइम हो तो थोड़ा सा रिवाइज, कुछ 2-4 क्वेश्चन तो कर ही लो ताकि कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए। उसमें टोटल क्लास 12th के एनसीईआरटी में 13 एक्सरसाइज हैं टोटल, है ना, सबसे लंबा चैप्टर क्लास 12th में इंटीग्रेशन का ही था ना। तो चलो ये तो बेसिक्स हो गया। अब आते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है इंटीग्रेशन का, है ना, तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ ऐसा फंक्शन होगा आपके पास कि लाइक ऐसा होगा f(g(x) इंटू g'(x) dx। इस फॉर्म का क्वेश्चन होगा कि एक फंक्शन का कॉम्पोजिशन होगा और उस कॉम्पोजिशन में कोई एक ऐसा फंक्शन के साथ डेरिवेटिव अवेलेबल होगा। तो आपको यहाँ हिंट क्या होता है कि आप क्या सब्स्टिट्यूट करते हो। अगर मैं t लेता हूं तो मैं किसको सब्स्टिट्यूट करूंगा t इसमें, किस फंक्शन को, g(x) को। सो मैं उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल होगा, है ना, मैं उस फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करूंगा जिसका डेरिवेटिव अवेलेबल है। तो डेरिवेटिव gx का अवेलेबल है, तो यहां से आप डिफरेंशिएट करेंगे dt/dx, तो आपका g'(x) आ जाता है, नोटेशन यही है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो dt बराबर g'(x) dx। तो इसको आप यूज करते हैं और इसको आप यूज करते हैं, तो ये फर्दर ये आपका क्वेश्चन f ऑफ, आप इसको t रख देंगे gx की जगह, और ये दोनों मिलके dt बन जाएगा, तो ये दोनों मिलके dt बन जाएगा। तो अब ये आसान क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे बेसिक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन होता है वैसा बन जाएगा ये, और फिर आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो ये एक कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन आसान क्वेश्चन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन हेल्प करता है कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन को आसान बनाने में। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए, जैसे इंटीग्रेशन 2x अपॉन साइन x², मान लो ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, sec ऑफ tan इनवर्स रूट x अपॉन ठीक है, आप लोग ट्राई कीजिए, आंसर बताइए, आसान है ऐसे तो। तो यहां से एक फॉर्मूला निकल के आता है कि इंटीग्रेशन f'(x) इंटू fx dx, है ना, ये फॉर्मूला निकल के आता है।
बताओ ये क्या, चार मान लो फोर्थ क्वेश्चन, इसके इक्वल किसके इक्वल आएगा, ये वाला। तो यहाँ पे क्या आप लेट t इज इक्वल टू, है ना, log हाँ तो सिंपल है ये f डैश x dx, तो f डैश dx dt बन जाएगा dt अपॉन t log t, तो इसका आंसर हो जाता है log ऑफ fx प्लस c। तो ये एक फॉर्मूला है जो कई बार डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं कि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है, डिनोमिनेटर में फंक्शन है, तो इसका जो सिंपल आंसर होगा ये होगा। तो ये सब भी कुछ ऐसे ही ट्राई करके देखिए क्या आएगा। log sin x स्क्वायर, अच्छा ओके, 1/sin क्या, कोसेक, कोसेक का इंटीग्रेशन log sin x, ठीक है। कोशिश करके देखो ना, लॉग साइन एक्स कैसे होगा सर? log cosec x minus cot अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, मैं भी कंफ्यूज हो गया। यस सर। वो log है ना, एक तो इंटीग्रेशन क्या था, cot x का इंटीग्रेशन था log sin x, है ना, होता है कंफ्यूजन, है ना, मुझे ही हो जाता है। ओके ठीक है, तो कोसेक का इंटीग्रेशन log कोसेक x माइनस cot x, है ना, हाँ तो ये कोसेक x माइनस cot x होगा, ठीक है, हो जाएगा ना। यहाँ पे x स्क्वायर को t लेना है, यहाँ पे आप इस पूरे को t ले लो, इसका डेरिवेटिव यहाँ है एक्चुअली, और सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे cos को सब्स्टिट्यूट कर लो, साइन के टर्म में आ जाएगा, तो इस तरीके से रिड्यूस हो जाएगा, आसान है। देखो मैं अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, ऐसे आप लोगों ने कर ही लिए होंगे सब लोग। तो 2x अपॉन जैसे sin x स्क्वायर dx है, तो मैं t लूंगा x स्क्वायर को, सो dt हो जाएगा 2x dx, तो ये मेरा क्वेश्चन ऊपर dt बन जाएगा अपॉन sin t हो गया। अब sin t है तो कोसेक t dt, तो कोसेक का इंटीग्रेशन log कोसेक t माइनस कॉट t, ठीक, t वापस रख दीजिए आप, क्योंकि क्वेश्चन तो x के टर्म में था ना, हम लोग आंसर x में, हालांकि डेफिनेट जब करेंगे तो डेफिनेट में लिमिट भी चेंज कर देंगे तो आंसर नंबर आएगा। तो ये log कोसेक x स्क्वायर माइनस कॉट x स्क्वायर प्लस c, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकेंड क्वेश्चन जो है उसमें आपका जैसे है tan ऑफ, नहीं सेक ऑफ, तो सेकेंड ऑफ tan इनवर्स ऑफ रूट x, और यहाँ लिखा हुआ है x रूट x टाइम x प्लस 1 या 1 प्लस x। तो यहाँ सिंपली आपको देखना है ये डेरिवेटिव किसका अवेलेबल है, तो आप 2 टाइम सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं। पहले आप एक काम कर सकते हैं कि आप रूट x को t अज्यूम कर लो, फिर उसके बाद डेरिवेटिव 1/2 रूट x होगा रूट x का, तो वो मिल जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आपको अगर है ना, आपका विजन अगर थोड़ा दूर तक जाता है तो आपको समझ आ जाएगा, अच्छा tan इनवर्स का है ना, हाँ कि tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर होता है, रूट x को x रखेंगे तो ये वाला tan इनवर्स का डेरिवेटिव है, और ये रूट x का टर्म्स में आ जाएगा। थोड़ा सा कांस्टेंट से मैनिपुलेट करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेट, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू, सो लेट t इज इक्वल टू, आप अज्यूम कर लीजिए tan इनवर्स रूट x, तो यहाँ से dt अपॉन dx, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर, सो 1/1 प्लस रूट x का स्क्वायर x इनटू चेन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन जो था। अब रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, और फाइनली बचेगा dx, क्योंकि ये dx आप यहाँ हैं, तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, पहले भी लिख सकते हैं। अब आप देखो यहाँ पे क्या है आपके पास, तो ये जो क्वेश्चन है इसको आप लिख देंगे सेकेंड ऑफ t, तो यहाँ पे रूट x प्लस 1 dx, रूट x प्लस 1 2 की कमी है, कोई बात नहीं, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, यहाँ भी मल्टीप्लाई, बैलेंस कर लेंगे, तो 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये और ये मिलके, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो इस dx को आप अगर यहाँ बुला लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये और ये मिलके, ये सब मिलके क्या बना देगा, dt, तो ये हो गया dt, तो डिनोमिनेटर खत्म ही हो गया अब तो। सो ये वाला क्वेश्चन बन गया। अब आपको देखना है 2 बाहर है, sec x का इंटीग्रेशन, तो sec x का इंटीग्रेशन, ठीक है, log sec x प्लस tan x, तो
log sec t प्लस tan t, इस तरीके से। तो यहाँ से आ जाएगा 2 टाइम log, है ना, t की जगह आप रख देंगे जो भी आपने अज्यूम किया था। सो tan इनवर्स रूट x एंड प्लस tan इनवर्स रूट x, ठीक है। तो यहां से आ गया 2 टाइम log, और ये सिकेंट ऑफ tan इनवर्स, तो रहने दो चलो, हालांकि और सिंप्लीफाई किया जा सकता है लेकिन अभी छोड़ दो। tan इनवर्स और ये था, यहाँ tan था ना, tan इनवर्स नहीं था, tan था, तो tan ऑफ tan इनवर्स मिलके कैंसिल हो गई, रूट x ही बचेगा जस्ट, प्लस c। तो इतना ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है, चेक कर लो। आगे और भी काम कर सकते हैं कि सेक स्क्वायर को tan के टर्म में लिख देंगे, है ना, तो सेक को tan में लिख सकते हैं हम लोग, रूट अंडर 1 प्लस tan स्क्वायर, है ना, उस तरीके से करके। तो इसको अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे तो ये ऐसा बन जाएगा 2 log, सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो रूट में आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर tan कट जाएगा, तो ये 1 प्लस x आ जाएगा, प्लस रूट x प्लस c। सो फर्दर इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं, चेक कर लो। ठीक है, वो काम यहाँ भी किया जा सकता है। नहीं, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। जो थर्ड है, थर्ड तो ऐसे ही आसान है। थर्ड में क्या है कि जस्ट आप cos को t ले लो, तो sin t और cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये माइनस dt बन जाएगा, और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos, ठीक है। तो फाइनली मिलके माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो cos t प्लस c आ जाएगा। तो cos, और आपने क्या लिया है t को, t आपने cos x को ही अज्यूम किया है, तो cos ऑफ cos x है प्लस c, तो इस तरीके से, ठीक है। तो आसान है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। तो एनसीईआरटी में आप देखेंगे ये क्वेश्चन 7.2 वीक साइज में, अगर एनसीईआरटी क्लास 12 का आप देखोगे, क्योंकि मुझे एक्चुअली मैं एनसीईआरटी बहुत 8-9 साल पढ़ाया हूँ ना, तो मुझे याद है कि किस साइज में क्या है। तो इस तरह क्वेश्चन आपको 7.2 वीक साइज एनसीईआरटी में चैप्टर 7 में है, और इस तरह क्वेश्चन आपको 7.1 एक्सरसाइज में इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जो इंटीग्रेशन का पहला एक्सरसाइज होगा उसमें इस तरह क्वेश्चंस हैं। जो इंटीग्रेशन की दूसरी एक्सरसाइज है क्लास 12 में, वो इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पे। और आगे आते हैं, अब आता है मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। उसमें क्या कहता है, मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। अब एनसीईआरटी में जो 7.3 एक्सरसाइज है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में बेस्ड है। जैसे sin की पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin क्यूब का इंटीग्रेशन क्या है, sin स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, सिमिलरली बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। तो यहाँ तो मैं ट्रिग्नोमेट्री जो फॉर्मूले हैं उसको यूज करके पावर को रिड्यूस करके समहाउ आपको sin 2 थीटा sin 3 थीटा इस तरह से बनाना पड़ेगा, देन इंटीग्रेशन आसान हो जाएगा। तो उसके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे, क्योंकि हर टाइप के क्वेश्चन कराएंगे तो इंटीग्रेशन पढ़ाने से 12th क्लास में पूरा 2 महीने लगते हैं, इंटीग्रेशन पढ़ाने में यहाँ भी 2 महीने लग जाएगा अगर एक एक चीज़ है ना पढ़ाने लगे तो इस तरीके से, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट टाइम होता है तो डिटेल में बताना पड़ता है। अभी आप एक बार पढ़ चुके हो आप लोग, अभी जाके बस एक बार रिवाइज करना है आपको क्लास 12th वाली चीज़ें। सो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन ना, वहाँ प्रैक्टिस ज़्यादा करते हैं। अभी क्या है, समझ गए तो आप 10 क्वेश्चन कर लिए तो बाकी 100 क्वेश्चन वैसे ही कर दोगे आप इजीली। तो बस समझना है कॉन्सेप्ट को कि हो क्या रहा है। तो मेथड ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन में क्या होता है कि लाइक यहाँ पे कोई ऐसा फंक्शन है, जैसे आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन लेट्स से x माइनस a x माइनस b को, चलो इंटीग्रेशन बाद में आएगा। तो पार्शियल फ्रैक्शन एक्चुअली मीनिंग ये हम लोग इन जनरल में यूज करते हैं कई जगह, कि इस फंक्शन को मुझे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। तो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखने का तरीका ये है कि आप समहाउ, है ना, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b, यहाँ कैपिटल a कैपिटल b कोई कांस्टेंट है जो आपको खुद ढूंढना पड़ेगा कि क्या है। तो ये एक पार्शियल फ्रैक्शन है। पार्शियल फ्रैक्शन कब लगाते हैं इंटीग्रेशन में, स्पेशली कब यूज करेंगे, जनरली जब डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होगा तब। तो डिनोमिनेटर में फैक्टर्स होने चाहिए इस तरीके से, और डिनोमिनेटर की डिग्री ज्यादा होगी न्यूमरेटर से, तभी आप ऐसा ब्रेक करेंगे। अदरवाइज जैसे मान लो ऐसा रहेगा, अगर यहाँ इनफैक्ट कोई ऐसा भी होता
पी एक्स प्लस क्यू भी होता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल राइट लाइक दिस, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहीं पे अगर ऐसा हो जाए पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, तब ऐसा फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे आप। फिर आपको पहले डिवाइड करके, डिग्री इक्वल हो गई ना, तो डिग्री इक्वल हो गई तो उस टर्म को पहले आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिग्री कम करने पड़ेंगे। मतलब पार्शियल फ्रैक्शन में क्या है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए डिनोमिनेटर, तभी आप ऐसा लिख पाएंगे, अदरवाइज इस फॉर्म में नहीं आएगा वो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर कुछ भी लिख दो, माइनस 4 है, आप इसको चेक करो, ये इस फॉर्म में आप नहीं लिख पाओगे इसको, है ना, जहाँ ए बी कांस्टेंट है, ए बी कांस्टेंट नहीं हो सकता, वहाँ ए बी कोई फंक्शन था, ऐसा नहीं लिख, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। सो यू कैन नॉट राइट दिस फंक्शन एज दिस, क्यों? क्योंकि ये भी क्वाड्रेटिक है, ये भी क्वाड्रेटिक है, तो ऐसा लिख ही नहीं पाओगे आप। तो उसके लिए क्या तरीका है? तो उसके लिए तरीका ये है कि समहाउ वी हैव टू सिंप्लीफाई। तो क्या करेंगे, अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो क्या करेंगे हम? तो अगर इस तरह क्वेश्चन आया तो हम इसके लिए क्या तरीका है कि पहले डिवाइड कर लेंगे इसको। तो मैं ऐसा करूंगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 4, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर जैसा लिख दिया। अब इसको आप ब्रेक कर लो, तो इसको एक टर्म मान लो, तो 1 प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 4 हो गया, इसको 1 प्लस 3 अपॉन एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2। अब 1 प्लस, अब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ a अपॉन एक्स माइनस 2 b अपॉन एक्स प्लस 2, तो ऐसा लिख पाऊंगा मैं, बट ऐसा नहीं लिख सकता मैं, ऐसा ए बी मिलेगा ही नहीं। मतलब यहाँ पे देयर इज नो सच ए बी, ऐसा कोई ए बी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जिसको इसको आप ऐसा लिख सको, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जब डिग्री इक्वल हो जाती है तो पहले आपको डिवाइड करके डिग्री कम करना है न्यूमरेटर में, जैसे यहाँ पे मैंने कर दिया, तो ये कांस्टेंट टर्म आ गया, डिग्री 0 है, 2 है, तो इस तरीके से करना पड़ेगा आपको। अच्छा, ये भी साथ में जाएगा, तो ठीक है। तो और क्या फॉर्मूला है, देखो इसमें क्या है, ऐसे ही है जैसे मान लो पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर, इस तरह का फंक्शन है, डिनोमिनेटर में 2 फैक्टर है, एक्स माइनस 3 फैक्टर है मान लो, इस तरह से। सो सिमिलर वे यू कैन पार्शियल, इसको आप ऐसा लिख पाओगे आप, तो यू कैन राइट इट एज a अपॉन एक्स माइनस a, b अपॉन एक्स माइनस b, c अपॉन एक्स माइनस c, ऐसा आप लिख पाओगे। फिर यहाँ पर अगर और आप सिंप्लीफाई करो कि नेक्स्ट अगर मान लो इसी फॉर्म में रहा कि पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन, और यहाँ ऐसा होगा कि लाइक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस डी। नाउ यू अंडरस्टैंड। अब यहाँ पे क्या है, न्यूमरेटर क्वाड्रेटिक है, डिग्री 2 की है, डिनोमिनेटर की टोटल डिग्री 3 है, लेकिन ये जो क्वाड्रेटिक है इसको फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते आप। जैसे अगर इसको फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हो तो ये फॉर्म यूज कर लोगे आप, अगर आपने इसको फैक्टराइज किया, ठीक है ना, और अगर इसको फैक्टराइज करके मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये यूज कर लूंगा। अगर नहीं लिख सकता तो हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे इसका। अब यहाँ पे ax प्लस बी टाइप का न्यूमरेटर लेंगे हम, और यहाँ रहेगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी एंड प्लस सी अपॉन, सी तो नहीं, अब ये कैपिटल सी स्मॉल सी में दिक्कत होगा, तो मैं इसमें बेटर है कैपिटल डी बोल देता हूं अपॉन एक्स माइनस डी, ठीक है ना। तो ये स्मॉल एबीसीडी अलग है, कैपिटल एबीसीडी अलग है, डिफरेंट है। तो ये तो क्वेश्चन में होगा डिनोमिनेटर वाला, न्यूमरेटर हमें ढूंढना है इस तरीके से। जनरली इस तरह के 2 और फॉर्मूले हैं, तो ऐसे ही है, वो भी ऐसे ही है कि 2 क्वाड्रेटिक फैक्टर है, सेम तरीके से लिखेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस करके मैं बता देता हूं तो आपको समझ आएगा। जैसे तो ये पार्शियल फ्रैक्शन टेक्निक है एक्चुअली। सो दिस इज अ टेक्निक यूज्ड टू इंटीग्रेट सम फंक्शन, मुझे इंटीग्रेशन करना है किसी फंक्शन का। तो जैसे अब ये क्वेश्चन है, मान लो कोई क्वेश्चन है कि 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, मान लो ये क्वेश्चन है या एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 4, लेट्स से दिस। अब इस क्वेश्चन को एक तरीका कि मैं पार्शियल फ्रैक्शन से करूं, दूसरा तरीका मैं इसको, एक तरीका क्या है, तो 2 तरीके से सॉल्व करता हूं। सो dx,
सो मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करूंगा तो मैं लिख दूंगा 1/x-2 माइनस 1/x-4। बट आपको ध्यान क्या रखना है कि नहीं, अभी ये इक्वल नहीं है, इसका आप एलसीएम लेके देखो क्या होगा, न्यूमरेटर में कुछ आएगा, क्या आएगा? 1/2 मतलब यहाँ पे -2 बन रहा होगा, यहाँ पे -2 एक्स्ट्रा आ रहा है, यहाँ तो -2 था ही नहीं, तो एक काम कर सकते हो मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो या फिर जैसे तुम्हें समझ आ रहा है, तो यहाँ -1/2 से मैं बैलेंस कर दिया। तो अब इस फंक्शन को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, आप एलसीएम लेके देखो तो ऊपर -2 बनेगा, तो उस -2 को बैलेंस करने के लिए मैंने -1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये और ये इक्वल है, तो अभी मैंने क्या यूज किया, पार्शियल फ्रैक्शन। सोच रहा हूँ कि कैपिटल ए कैपिटल बी कहाँ गया, तो यही कैपिटल ए -1/2 है, कैपिटल बी 1/2, इस तरीके से आप ऐसे भी कर सकते हैं, फिर आपको निकालना पड़ेगा अलग से, तो आपको देखना आप कैसे बेटर फील करते हो ना। सो यहाँ डायरेक्टली है ना, मैं ऐसा लिखूंगा, फिर ए भी अलग से कैलकुलेट करूंगा, यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके एलसीएम लोगे, ए टाइम दिस बी टाइम दिस, फिर कंपेयर करोगे या कोई पर्टिकुलर एक्सपुट करके निकाल लो इस तरीके से। तो वो क्वेश्चन जब आप पूछोगे ना, जैसे आपने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए और आपको लगा डिफिकल्ट, तो आप मुझसे पूछो, फिर मैं सॉल्व करूंगा तो आपको समझ आएगा अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं। तो इनिशियली तो आदमी मतलब कोई भी टीचर हो या बुक हो, पहले वो आसान चीजें समझाता है ना, ऐसा होता है ना अक्सर कि जैसे मीम्स भी बनते हैं ऐसे कि टीचर आसान चीजें पढ़ाता है और एग्जाम में मुश्किल चीजें आती हैं। तो क्योंकि एग्जाम में टेस्ट किया जाता है कि आप किस लेवल तक सीखे हो एक्चुअली वो चीजें हैं, तो वो आपको खुद घर पे प्रैक्टिस करना है, या जो टेस्ट सीरीज या ये सब जो होते हैं असाइनमेंट्स क्यों होते हैं कि आपको डिफरेंट लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और जो नहीं आ रहा है वो टीचर से पूछो, तो वो सीखो आप, है ना। तो वही सब एग्जाम में फिर आएगा। अगर आप प्रैक्टिस उस लेवल तक नहीं करोगे तो क्लास में जनरली चीजें क्या आसान चीजें शुरू में बताई जाती हैं ताकि आप चीजों को समझ जाओ। अब आप समझ गए तो आप उस पर थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्राई करो असाइनमेंट से या पीवाईक्यू से या टेस्ट सीरीज से, या समहाउ समवेयर आपको कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करना है। अब जो डाउट आया तो डाउट आपसे नहीं हुआ मतलब, तो उसको सीखना पड़ेगा, तभी तो एग्जाम में वैसे क्वेश्चन कर पाओगे आप। तो जब तक आप पूछोगे नहीं तो कैसे सीखोगे। तो इसलिए कहीं भी इसमें डाउट क्लास क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डाउट क्लियर नहीं कर रहे हो तो आप जैसे पहले थे तब भी वो अभी वैसे ही हो, कुछ नया आपने नहीं सीखा है। ये चीज समहाउ आपको सीखना पड़ेगा, वो चीज जो आपको नहीं आती यू हैव टू लर्न। वो सीख गए तो फिर आपके, हमारा ह्यूमन माइंड क्या है, पैटर्न पकड़ता है। तो हमने 10 क्वेश्चन का 10 कॉन्सेप्ट सीख गए, उसके बेस पर हजारों क्वेश्चन अब कर लेंगे हम, इस तरह से है। सो ठीक है, तो अब इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल नहीं है, तो ये हो गया -12 और इसका आ गया log x-2 माइनस log x-4 प्लस c, और ये आपका आ जाएगा -1/2 log x-2 अपॉन x-4 प्लस c। ये आ गया। इसी को दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक। सो अब इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूं तो क्या होगा, ठीक है। देखो तो सेकेंड तरीका क्या होगा, जो हमने फॉर्मूले लिखे थे, x-2 x-4 है dx, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हो जाएगा 1/x² माइनस 6x प्लस 8 dx। चेक कर लो। सो ये x-4 है और ये x-2 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा x² माइनस 6x प्लस 8। अब क्या करेंगे आप, अब आपको फॉर्मूला याद होगा 1/x² प्लस a² वाला, तो उससे कर सकते हैं आप। तो ये मैं पहले इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा, तो परफेक्ट स्क्वायर में यहाँ देखो 6 क्या है, x² प्लस 2ab, 2ab तो 6x है, 2x इंटू, तो इंटू क्या है 3 है एक्चुअली, तो ये मेरा बनेगा x-3 का होल स्क्वायर, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल तो है नहीं। ओपन करो इसको, x² माइनस 6x प्लस 9, यहाँ तो 8 ही था और मैं 9 लिख दिया, तो मैं 1 माइनस कर दूंगा, तो अब इक्वल है। तो इस चीज को मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया। अब आपको ये फॉर्म याद आ रहा होगा, तो एक्चुअली सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं आप, x-3 की जगह यू कैन टेक t, तो 1/t² माइनस 1², 1 को आप 1² लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी अलग से नहीं लिखना, मैं अज्यूम कर लेता हूँ ये x है, लीनियर टर्म है इक्विवेलेंट टू x, तो अभी x है, सो 1/x² माइनस a²। क्या फॉर्मूला था 1/x² माइनस a² का, 1/2 है ना, तो वो यूज कर लेते हैं, तो वो यूज करेंगे, आंसर तभी आएगा। तो 1/2a log x माइनस
x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। चेक कीजिए, तो x की जगह x माइनस थ्री है मेरा, जो फॉर्मूले में x है वो मेरा x माइनस थ्री है, जो फॉर्मूले में a है वो मेरा 1 है। तो इस तरीके से x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, सो फाइनली 1/2 लॉग, वही आएगा आंसर, तो यहाँ पे वही आएगा, क्योंकि मेथड अलग आंसर अलग थोड़ी होंगे, फॉर्म अलग हो जाएंगे लिखने के, बट आंसर वही आएगा। तो ये सेम ही है, हालांकि एक तो एग्जैक्टली सेम आया। ठीक है, ठीक है, ये तरीका है। तो और भी तरीके हो सकते हैं, मतलब तो ये कौन सा मेथड हुआ, ये पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है। ये क्या मेथड हुआ, ये हमने फॉर्मूला यूज किया, जो फॉर्मूला लिखाए थे उस पे ब्रेक करके हमने वो यूज किया। ओके, अगला क्या आता है, बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट्स में क्या है, मैं जस्ट ब्रीफली आपको रिवाइज करा रहा हूँ क्लास 12th वाली चीजें, सब क्लास 12th में है। तो आपको क्लास के बाद एक बार जस्ट गो थ्रू होना है, गूगल करो क्लास 12th एनसीईआरटी इंटीग्रेशन, ये क्लास 12th इंटीग्रेशन आ जाएगा बुक, एक बार जस्ट गो थ्रू हो जाओ। ये चीजें क्वेश्चन खुद से सॉल्व करोगे ज्यादा सीखोगे आप, है ना। कई सारे क्वेश्चन मैं दिखाऊंगा जैम में जो आए हैं वो क्लास एनसीईआरटी में ऑलरेडी है। अभी मैं डिस्कशन करूंगा इंटीग्रल कैलकुलस के असाइनमेंट का, पीवाईक्यू का। तो जैम में गेट में वो क्वेश्चन आए जो क्लास 12th में ऑलरेडी है, वो क्लास 12th की एनसीईआरटी में है क्वेश्चन, लेकिन वो भी जैम में आया है। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन में बेस्ड क्वेश्चन या फंडामेंटल थ्योरम वाले क्वेश्चन जो हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, उस तरह से हैं। तो बाई पार्ट्स मेथड क्या होता है, तो बाई पार्ट्स मेथड में कि आपका कुछ फंक्शन ऐसा होता है ux इंटू वी एक्स डी एक्स, जिसको आप सिंपली u इंटू वी डी एक्स लिख देते हैं, है ना। तो u फंक्शन ऑफ x है, v फंक्शन ऑफ x है, एंड इसको शॉर्ट में u इंटू वी डी एक्स लिख देते हैं। अब आप कहते हैं कि कैसे इंटीग्रेट करेंगे प्रोडक्ट को, तो ये हमेशा तो एप्लीकेबल नहीं है ना, क्योंकि तो इसके लिए रूल आता है ना आई लेट वाला, जो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। सो आई का मतलब क्या है, इनवर्स फंक्शन। हाँ, तो इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। एल का मतलब क्या है, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ए का मतलब क्या है, अलजेब्रिक, जैसे पॉलिनोमियल टाइप का हो गया तो अलजेब्रिक हो जाएगा वो। और टी का मतलब, सो ये ट्रिग्नोमेट्रिक। और ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। तो एक्सपोनेंशियल में 2 की पावर x, इस टाइप का फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, जहां पावर है वेरिएबल है एक्चुअली। तो ये हो गया। तो जैसे अब यहाँ पे मान लो जैसे हम फर्स्ट फंक्शन, तो इस ऑर्डर में हम डिफाइन करते हैं कौन सा फर्स्ट फंक्शन कौन सा सेकंड होगा। सो जो फर्स्ट है उसको u लेते हैं, जो सेकंड है उसको v लेते हैं। फिर आप ये जानते हो ऑलरेडी कि u को बाहर रखो, v का इंटीग्रेशन करो माइनस, फिर u का डिफरेंशिएशन करो, v का इंटीग्रेशन करो, फिर जो आएगा पूरे का इंटीग्रेशन करो। तो यही टर्म प्रॉब्लम क्रिएट करता है ना। कई बार आप प्रोडक्ट को लगा तो देते हो, बट ये एक ऐसा फंक्शन बन के आता है जो इंटीग्रेट हो ही नहीं सकता, तो वहां प्रॉब्लम होगी। ठीक है, सो ये है बाई पार्ट फॉर्मूला। तो ये जो आपका है इंटीग्रेशन ऑफ u v dx, सो दिस फॉर्मूला इज बाई पार्ट। ठीक है ना। हाँ, वो कैसे रहता है, इंटीग्रल u dv इक्वल्स टू uv माइनस इंटीग्रल v du, सर वो इंटरचेंज रहता है du dv। हाँ, उसको दूसरे कई तरीके से लिखा जाता है। हालांकि अगर तुम लिखोगे इसका फर्दर, अगर तुम सिंप्लीफाई करो, तो कई लोग ऐसा भी लिखते हैं ना, आगे तुम इसको अगर और सिंप्लीफाई करो तो हाँ, इसका दूसरा फॉर्म भी है, सही कह रहे हो तुम। उसमें क्या करते हैं लोग, अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं। तो बेसिक तो यही है। और अगर मैं लिखूं तो ठीक है, तो इसको अभी यूज करूँ, जैसे मान लो इस तरह का यूज कब आता है, मान लो log x का इंटीग्रेशन है सिंपल, तो उस तरह से यूज होता है। अच्छा ये बताओ, क्या इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है e की पावर x स्क्वायर का? नहीं सर, पहले x स्क्वायर को चेंज करेंगे, है ना, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। e ऑफ x स्क्वायर का डेफिनेट इंटीग्रेशन से पॉसिबल ही नहीं है, इनडेफिनेट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन है ही नहीं जिसको डिफरेंशिएट करने पे
ये फंक्शन आ जाए, है ना, ऐसा कोई फंक्शन मिलेगा ही नहीं आपको। log x का इंटीग्रेशन कर सकते हो आप, तो इसका तो पॉसिबल नहीं आंसर है ना, इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट आएगा, ऐसा कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता। ये निकाल के बताओ क्या आएगा। x log x minus x। अच्छा x log x माइनस x कॉमन लेते हैं, log x minus 1। है ना, इस तरीके से प्लस c, तो ये आ जाएगा। अच्छा ये जो कह रहे थे ये फॉर्मूला है u dv बराबर क्या लिखते हैं, ub minus integral of v du। हाँ तो v du सर ये कैसे आता वही नहीं समझ। देखो हो जाएगा। इसमें क्या है, तुम अगर ऐसा करो तो जैसे आप अगर लिख दो इसको v dx को एक साथ, तो ये तुम्हें समझ आएगा। ये u जो u dv है, इंटीग्रेशन u dv जो है, तो इसको अगर मैं ब्रेक करूं किसी फंक्शन के फॉर्म में लिख दूं, जैसे u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है। तो ये आपका हो गया u टाइम v डैश dx। अब ये फॉर्मूला लगा दो हाँ सर। तो आ जाएगा यहाँ से इस तरह से। तो u बाहर रख दिया आपने, क्या किया, u को बाहर रखो, इंटीग्रेशन ऑफ v डैश dx माइनस, अब आप u को डिफरेंशिएट करोगे u डैश, ठीक है, और v का इंटीग्रेशन v ही रहेगा, क्या आ जाएगा यहाँ से dx, इस तरीके से, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया आप देखो, जैसे सो ये तो हो गया u इंटू वी, वी डैश का इंटीग्रेशन v, तो u इंटू वी माइनस u डैश का मतलब क्या, du अपॉन dx, यस सर। तो dx dx काट दो, ठीक है। तो ये आ गया, ये चाहिए था। तो यहां से स्टार्ट किया u dv से स्टार्ट किया और यहां आ गया ub माइनस v du, तो ये प्रूफ हो गया इस तरीके से। ठीक है ना, यहाँ u डैश का मतलब du अपॉन dx, dx dx कैंसिल, तो du बन गया, तो वो du बन गया यहाँ पे, तो वैसा हो गया, ठीक है। तो ये तो हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे सबसे बढ़िया क्वेश्चन बनता है ये वाला e की पावर x sin x वाला, है ना, इसकी जरूरत पड़ती है हमें। क्या आंसर आगे बताइए ट्राई करके। So 1/2 to the power x log x to sin x minus cos x minus sin x minus cos x e की पावर माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, sin x minus cos x ओके, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी,
तो होता क्या है, आप इसको आई लेके, सबको याद ही होगा आप लोगों को, आई लेके आप इंटीग्रेट करते हो, बाई पार्ट लगाओ यहाँ पे। जब आप बाई पार्ट लगाओगे तो जैसे एक्सपोनेंशियल ट्रिग्नोमेट्रिक, तो आई लेट में पहले टी आता है, तो है ना, तो यहाँ क्या होगा, साइन एक्स बाहर, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस फिर साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन dx। अब ये फिर से प्रोडक्ट ही रहेगा, फिर बाई पार्ट लगाओगे आप, तो होता क्या है, sin x e की पावर x माइनस फिर बाई पार्ट लगाओगे तो cos x बाहर, e की पावर x का इंटीग्रेशन ex, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा अब, अच्छा यहाँ इंटीग्रेट भी तो होगा, तो जब आप वो करोगे cos का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो ये फिर से माइनस में ही कन्वर्ट हो जाएगा, तो समहाउ ये ऐसा आ जाएगा। चेक करो आप ठीक से, बाहर भी माइनस है तो मैं ब्रैकेट नहीं लगाया इसीलिए, तो ये आ जाएगा। और ये देखो आप, वही तो जो क्वेश्चन था वही आ गया, हमने जहां से स्टार्ट किया वहीं पहुंच गए, तो वही इसको आई लिख देते हैं, तो आई आई इज इक्वल टू, मान लो ये आई है तो ये भी आई है ना, तो यहाँ से इसको आई लिख दो आप, तो आई लिख दोगे तो 2i इज इक्वल टू ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x, सो आई की वैल्यू आ गई 1/2 ई की पावर x साइन x माइनस कॉस x। चेक कर लो, किसी को डाउट है बताओ, क्योंकि इंटीग्रेशन है तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। तो ये बाई पार्ट का यूज है, एक बाई पार्ट का सबसे अच्छा एप्लीकेशन एक फॉर्मूला है, तो इसमें किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसका जो यूजफुल फॉर्मूला एक आता है, ये आता है कि e की पावर x कोई फंक्शन है और साथ में उसका डेरिवेटिव है ना, तो ये बहुत यूजफुल फॉर्मूला है, बाई पार्ट से इसका प्रूफ आता है। तो क्या होगा, e की पावर x fx plus c, ठीक है, e की पावर x fx plus c, तो ये है ना। और एक पहले हमने सब्स्टिट्यूशन से देखा था कि f डैश x अपॉन xx, ये पहले देख लिया था। तो ये सब कई बार कैलकुलेशन के बीच में आ जाएगा इस तरह के टर्म्स, तो डायरेक्टली शॉर्ट में ये यूज कर सकते हो, तो ये पहले हमने देखे थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसका प्रूफ आ जाएगा, इसका प्रूफ बाई पार्ट से आ जाएगा, ये है, ठीक है। तो बाई पार्ट में वही प्रोडक्ट रहेगा, जैसे x e की पावर x, मान लो जैसे सिंपल सा क्वेश्चन रहता है, जैसे x e की पावर x dx है, तो x अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है, तो x बाहर, ex का इंटीग्रेशन, x का डिफरेंशिएशन, ex का इंटीग्रेशन, और इस पूरे का फिर इंटीग्रेशन। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो, x का डिफरेंशिएशन 1, ex का ex, तो फाइनली ex प्लस c, तो e की पावर x कॉमन ले लो इंटू x माइनस 1 प्लस c, तो ये आंसर हो जाता है। तो ये बाई पार्ट है, जरा कर लोगे सॉल्व आप। तो ये मेनली जो मेथड से डेफिनेट में, और भी हैं सब्स्टिट्यूशन के बहुत सारे डिफरेंट टेक्निक्स हैं, तो वो क्वेश्चंस के थ्रू समझ आएगा आपको कि कहाँ कब क्या करना है, क्योंकि सारे उससे डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो आपको इसके लिए कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, मैं अभी क्लास के बाद एक असाइनमेंट भेज दूंगा आपको, आप चाहो तो रिवाइज उसको कर सकते हो, या एक बार एनसीईआरटी रिवाइज कर लो, ये चीज है। तो ठीक है ना, तो ये तो हो गया आपका क्या, इनडेफिनिट। हालांकि इस तरह है ना, अब आते थोड़े डेफिनेट पे। तो डेफिनेट में क्या होता है ना, इंटीग्रल के क्वेश्चन अगर तुम देखोगे एग्जाम में, तो इनडेफिनिट का कोई क्वेश्चन आया नहीं, सब डेफिनेट का ही आया होगा, है ना। हालांकि इंटीग्रेशन का असाइनमेंट है ना हमारे पास ट्राइब में, जैसे अगर मैं यहाँ पे चलो PYQ वाले में चला जाऊं, नॉन PYQ दो हो गया, अच्छा जैसे एक तो यहाँ पे भी होगा रियल एनालिसिस वाले में, इसमें नहीं, इंटीग्रल का तो अलग है। ओके देखो यहाँ बहुत सारे सफिशिएंट क्वेश्चन है, ये जो असाइनमेंट है ना मैथ्स स्टैट इंटीग्रल कैलकुलस, इसमें जाओ, इसमें आप देखो डेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट में नहीं होगा क्योंकि इनडेफिनेट में क्वेश्चन आते नहीं है, तो ये मेनली यहाँ पे आप ट्राई कर सकते हो आप। तो ये सब है जो एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, तो इसमें बहुत क्वेश्चन इसमें होंगे, है ना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो इस तरीके से आप ये ट्राई, लेकिन इसके मैं इंडेफिनेट पहले करा देता हूँ,
जैसे तो बीटा फंक्शन पे है, बीटा गामा इस सब पे है, तो वो पहले उसके लिए कराना पड़ेगा मुझे सॉल्व, है ना। तो ज़्यादातर बीटा गामा वाला ही है, गामा फंक्शन, बीटा फंक्शन, ये सब आगे आएगा। ये काफ़ी क्वेश्चंस हैं इसमें सॉल्व करने को ना। तो एक बार डेफिनेट से ये सब बेसिक आसान क्वेश्चन है, क्लास 12th लेवल का ये सब क्वेश्चन है। सो जैसे ये क्वेश्चन क्लास 12 के एनसीईआरटी में है, तुम चेक कर सकते हो। तो इस तरह क्वेश्चंस वहां पे है। जैसे बहुत सारे क्लास 12th वाले ही हैं, बहुत सारे। ये सब भी क्लास 12 के एनसीईआरटी में ये सब भी हैं। तो ये डेफिनेट है। डेफिनेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। मेनली इनडेफिनेट क्या है, एक बेस बनाता है डेफिनेट का, है ना। क्योंकि डेफिनेट वाले क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इनडेफिनेट का आपको एक बैकग्राउंड चाहिए समझ फॉर्मूला के लिए, तो इसलिए ये सब है। तो यहीं से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो अभी आगे थोड़ा वो स्टार्ट करते हैं। बाकी और भी असाइनमेंट होंगे ना इंटीग्रल कैलकुलस के, यहाँ भी आप देखोगे तो ये तो हो गया कि ठीक है, बहुत सारे ये है इंटीग्रल के, यहाँ भी होंगे PYQ इंटीग्रल्स। PYQ वाले आए नहीं क्या, तो उसमें नाम चेंज करना पड़ेगा। ये होंगे वो ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको, ऐसा मिल नहीं रहा ना। यहाँ पे होगा, एक मिनट टॉपिक वही है ना। ये क्या है, टीचर वाली मैथमेटिक्स विद की एंड सॉल्यूशन। तो इसमें आई थिंक डिफरेंशियल कैलकुलस का होगा। ये इस बुक का एक्चुअली हमने वो कर रखा है। तो अरे पूरा बुक ही है एक्चुअली। अच्छा, तो ये पूरा बुक है, तो इसमें पूरे JEE के एडवांस के PYQ है एक्चुअली। ये PYQ इंटीग्रल कैलकुलस JEE। तो बेसिक्स के लिए आप ये ट्राई कर सकते हो। तो मैं थोड़ा थ्योरी बता देता हूँ, हाँ। तो ये इंडेफिनिट है ना, इंडेफिनिट पे जाओ तो ट्राई कर सकते हो तुम। बहुत सारे क्वेश्चन है, ये सब JEE मेंस या एडवांस के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रैक्टिस करने हो तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना, जैसे इसमें टाइम देने की जरूरत, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, बट एक रिवीजन के लिए है। इनडेफिनिट पे ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, डेफिनेट पे क्वेश्चन आएंगे। बस आपको सीखना है थोड़े कॉन्सेप्ट्स, है ना, इस तरीके से। ये जैसे है PYQ इंटीग्रल 1 वेरिएबल JEE, तो इसमें होगा, तो ये वही वाला है, सेम ही है। तो मतलब ऐसे आप देख लेना इसमें, है ना। इसमें बहुत सारे असाइनमेंट होंगे इंटीग्रल के, जो ऐसे मिला नहीं है। इसमें क्या है, अच्छा ये रियाज बुक है। तो तो ग्रुप में पहले वाला पढ़ा होगा, मैं भेज दूंगा, जो इन लोगों को कराए थे ना बैच 1 वालों को। तो इसमें पता नहीं नाम दिख नहीं रहा मुझे इंटीग्रल कैलकुलस के नाम से। तो ये जैसे JEE वाला समझ आ रहा है मुझे। एक तो ये दिख रहा मुझे, ये संवेदना वाली है, JAM MA। अच्छा ये है इंटीग्रल कैलकुलस JAM MA। तो इस तरह JAM MS का भी होगा। ठीक है, चलो ये सब तो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी चलो बेसिक्स में थोड़ा सा बता देता हूँ आगे। तो अभी तो बेसिक हमने जो अभी डिस्कस किया, अभी तक जो मैं डिस्कस किया हूँ, बस क्लास 12 वाला इनडेफिनेट इंटीग्रल बेसिक कैसे सॉल्व करेंगे, जो आपको ऑलरेडी आता भी रहा होगा। अब डेफिनेट इंटीग्रल में क्या है,
अब तुम क्वेश्चंस पूछना नेक्स्ट क्लास में से होगा तो आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो, आप डेफिनेट इनडेफिनेट क्वेश्चंस ट्राई करो कल 6 to 7 या कल नहीं मतलब इसकी क्लास तो मैथ्स की परसों होगी, तो परसों 7 to 9 में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं डाउट्स इंटीग्रल्स के। डेफिनेट आप ट्राई करके आ सकते हो, बेसिक्स है ना, अगर उसमें डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो डेफिनेट में क्या है मेनली ये जो हम लिखते हैं a to b fx dx है ना, ये जो कॉन्सेप्ट है डेफिनेट का। तो अगर fx आपका एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हाँ, सो ये रिप्रेजेंट करेगा एरिया अंडर द कर्व fx इन द इंटरवल x बिटवीन 0 and 1, यही ना। ओके, ज्यादा इसमें ना जाकर सीधा मैं आता हूं उस पे, जो ये ना, ये तो जनरली जो रिप्रेजेंट करता है एरिया अंडर द कर्व y इज इक्वल टू fx बिटवीन x है ना, x इज इक्वल टू a एंड x इज इक्वल टू b। जब x की वैल्यू a b के बीच है ना तो उसके अंडर का एरिया होगा। अगर fx कोई नॉन नेगेटिव फंक्शन बोल देता हूं मैं, सो नॉन नेगेटिव फंक्शन है तो उस केस में ये होगा। बट इसका दूसरा डेफिनेशन जो आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो ये लोग, या एक्चुअली रीमान इंटीग्रेशन में इसका डिटेल में थ्योरी होगा, जैम में नहीं है वो, तो वहां पे जैसे एनसीईआरटी में इसको ये लोग ऐसा लिखता है a to b fx dx जो होगा, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, क्या होता है, या h टेंड्स टू 0 कर दूं, सो h टेंड्स टू 0 क्या होता है यहाँ पे, nh बराबर माइनस a, h टाइम f ऑफ a प्लस, तुम देखोगे f ऑफ a प्लस h and so on f of a plus n minus 1 into h। ये एनसीईआरटी में तुम्हें दिखेगा इसका डेफिनेशन, लिमिट एज अ सम फॉर्म में लिख रखा होगा, वो ऐसा इसलिए तो प्रूफ भी देख सकते हो, तो एनसीईआरटी में ऐसा लिखा होगा। लेकिन हम जो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं उसको हम इस फॉर्म में यूज करेंगे। तो एक फॉर्म जो हमारे पास आएगा, यहाँ पे h क्या है, सो वेयर nh इज b minus a, या मैं h की बात करूं तो h कुछ और नहीं b minus a by n है। तो ये h जो होता है b minus a by n, ये क्या है b minus a एक्चुअली, देखो जैसे अगर तुम ग्राफ देखोगे, मान लो जैसे ग्राफ बनाया रफली में ये बना दिया, नॉर्मल नहीं कुछ भी है मान लो है ना, जरूरी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसा भी ग्राफ है, ये a है ये b है, तो ये एरिया समहाउ कैलकुलेट करना होता है। तो ये जो b minus a है ना, इस इंटरवल को वो n पार्ट में डिवाइड करता है, n पार्ट में, तो इसको n पार्ट में डिवाइड करो तो एक पार्ट का जो लेंथ है वो h लेता है ना, तो टोटल इंटरवल की टोटल लेंथ कितना है b minus a, और उसको n पार्ट में डिवाइड किया तो एक पार्ट कितना होगा b minus a अपॉन n, उसका नाम h रख दिया, तो h लेंथ है वन पार्ट का, और n को इन्फिनिटी में टेंड करा देते हैं ये लोग, तो h टेंड्स टू 0 हो जाएगी क्योंकि h इज इक्वल टू b minus a अपॉन n है, तो जब n इन्फिनिटी पे जाएगी तो h 0 पे चली जाएगी, तो ये चीजें हैं। सो यहाँ से आ जाएगा, और ये फिर क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, n पार्ट में डिवाइड किया, तो ईच पार्ट एक रेक्टेंगल कंसीडर कर लेते हैं, और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू h। h क्या है ये, एक्चुअली एक रेक्टेंगल का एरिया लो l इंटू b, सो b है l इंटू एफ ए, तो पहले पार्ट में जहाँ a है तो एक रेक्टेंगल का एरिया एफ ए ये लेंथ है, एफ ए ये लेंथ है, और h यहाँ बेस है, तो बेस इंटू हाइट, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एक पहले जो रेक्टेंगल है उसका एरिया h इंटू एफ ए, दूसरे रेक्टेंगल का एरिया है h इंटू एफ ए प्लस h एंड सो ऑन। तो उसने n रेक्टेंगल्स बनाए और n रेक्टेंगल्स का एरिया ऐड कर दिया, और समझ रहे, यहाँ रेक्टेंगल बनाया, मैं दूसरे कलर में दिखा दूं आपको समझ आ रहा होगा। मैं बता रहा हूँ प्रूफ, ये फॉर्मूला बना कैसे, उन्होंने एनसीईआरटी में बनाया कैसे। सो ये है, इसको n पार्ट में डिवाइड किया, मैं ये बोल रहा हूँ। तो हर पार्ट को इन्होंने, चूंकि लेंथ बहुत स्मॉल ले रहे हैं एक पार्ट का, तो जो ऊपर आपको दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है वो एक कांस्टेंट टाइप का हो जाएगा, बहुत स्मॉल लेंथ के लिए वो कांस्टेंट मतलब पैरेलल एक्स एक्सिस के हो जाएगा। तो वो इस रेक्टेंगल का एरिया निकाला, इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, हर रेक्टेंगल का एरिया, और वो ऐड कर दिया, तो ये उससे बन गया एक्चुअली। और चूंकि n टेंड्स टू इंफिनिटी है तो h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 0 है ना, h टेंड्स टू, तो ये इससे फॉर्मूला आया है। लेकिन हमारे पास जो क्वेश्चन आता है, इसी को शॉर्ट में लिखो, अच्छा इसको मैं समेशन में लिखूं तो क्या होगा, a to b fx dx,
लिमिट h टेंड्स टू 0 h समेशन f ऑफ a प्लस r टाइम h वेयर r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1। ये है एक्चुअली। इसी को अगर उस फॉर्म में तुम लिखना चाहो तो वैसे भी लिख सकते हो तुम कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी b माइनस a अपॉन n और f ऑफ a प्लस r तो ऐसे ही रहेगा, h की जगह रखो b माइनस a अपॉन n, तो r तो ऐसे ही रखो b माइनस a अपॉन n। इसको तुम सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, तो ये फॉर्मूला बन जाता है जहां n टेंड्स टू इन्फिनिटी है। तो इस फॉर्मूले का नाम है लिमिट एज अ सम, बट हमारे पास जो हम यूज करेंगे वो जनरली ये होगा कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 बाई n समेशन f ऑफ k बाई n, n फ्रॉम लेट्स से a टाइम नहीं k फ्रॉम राइट, k फ्रॉम a टाइम n टू b टाइम n। तो ये लिमिट कहां कन्वर्ज करेगी देखो जरा। तो यहां पे होता क्या, आप x कंसीडर करते हो, k बाई n जो है वो x को टेंड करेगी और यहाँ पे 1 बाई n dx बनाएगा। तो ये जो 1 बाई n है ना, मतलब मैं प्रूफ एग्जैक्ट नहीं कर रहा, बस आइडिया बता रहा हूँ कि ये तुम याद कैसे रख सकते हो। सो ये जो एक्चुअली f ऑफ x होगा ये 1 बाई n कहीं ना कहीं dx के इक्विवेलेंट है, और n टेंड्स टू जहीं इन्फिनिटी ले रहे हो तुम, तो ये जो इंटीग्रल है, सॉरी ये जो समेशन है ये इंटीग्रल बनेगा। अब आप देखो k की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, a टाइम n से, तो उस टाइम x की वैल्यू कितनी होगी, k को रखो an है ना, तो जब k की वैल्यू an है तो उस केस में x की वैल्यू a हो जाएगी, जब k की वैल्यू bn है तो उस केस में x की वैल्यू b हो जाएगी। तो ये लिमिट आपका यहाँ पे कन्वर्ज कर जाएगा। तो इस पे फ्रीक्वेंटली बहुत क्वेश्चन आए हैं जैम और गेट में भी इस फॉर्मूले बेस्ड। अगर आप इस तरह से बना देते हो तो आप ये यूज कर सकते हो, तो दिस इंटीग्रल विल बी इक्वल टू ऐसा हो जाएगा। इसको somehow हम प्रूव कर सकते हैं, इसके इक्वल यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो कुछ ऐसा ही बन जाएगा। अगर मैं यहाँ भी एलसीएम ले लूं तो कुछ वैसा बन जाएगा। देखो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 है ना, अरे यहाँ समेशन भूल गया वहां पे, नहीं मैं यहाँ समेशन लिखना भूल गया, तो उस फॉर्मूले को यूज करेंगे, उस फॉर्म में लाएंगे, इसको यूज नहीं करेंगे। तो यहाँ समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1 इस तरह से है। तो अगर तुम एलसीएम लो तो क्या बनेगा, ये एलसीएम लोगे तो b माइनस a बाई n समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, और f ऑफ, तो ये तो n हो गया और वहां पे कैलकुलेशन कर लो, सो na प्लस r टाइम b माइनस r टाइम a ऐसे ही होगा। तो a कॉमन ले लो तो n माइनस r इंटू आर बी, इस तरह कुछ फॉर्म बनाएगा ये है ना, तो n माइनस टाइम दिस, तो उस तरह से। तो यहाँ इसको हम यूज नहीं करेंगे, ये एनसीईआरटी में शुरू में बच्चों से प्रूव करवाता है इस फॉर्मूले से। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है, इससे यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल इसका पर्टिकुलर केस आपको क्या देखने को मिलता है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में, तो एग्जाम में ऐसा रहता है n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 बाई n समेशन k फ्रॉम 0 टू, मान लो लिखा रहता है 2n, मान लो इस तरह से f ऑफ k बाई n, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इंटीग्रल fx dx, x की लिमिट क्या होगी, लिमिट ऑफ x क्या लिखूं यहाँ पे 0 से 2, ठीक है ना, तो 0 से 2। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे, मैं भी कराता हूँ मीनू, टाइम है ना, तो उस अभी कुछ इस पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है इंटीग्रल मतलब डेफिनेट इंटीग्रल, सो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, ये समेशन है ना, सो डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो किसी सम की लिमिट है तो यू कैन जस्ट ब्रेक इट इनटू दिस, है ना। तो यहां भी कुछ वैसा ही कॉन्सेप्ट समझ लो कि जैसे तुम्हारे पास जो
अगर मैं ऐसा बनाऊं कर्व इस तरह से है, तो ये जो तुम्हारे पास बेस है ना, तो उस तरीके से ब्रेक होगा। तो इन्होंने समाउ सिंप्लीफाई करके ऐसे बनाए हैं, है ना, 0 से 2 दिस, तो 2n पार्ट में डिवाइड किया ना इसको, हाँ 2n पार्ट में डिवाइड किया, वहाँ n पार्ट में किया था, तो उसी को b माइनस a को आना है, मतलब कहना ये प्रूफ किया, इसको मैं चाहूँ तो वहां तक प्रूफ कर सकता हूँ। सो इस b माइनस 1 को इनसाइड शिफ्ट कर दो, तो मैं समहाउ ट्राई कर रहा हूँ इसको उसके इक्वल प्रूफ कर दूँ। सो जैसे अच्छा n टेंस टू इन्फिनिटी है ना, इसको n टेंस टू इन्फिनिटी कर लो, मैं इसको लिख रहा हूँ ना n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसको मैं 1/n समेशन r फ्रॉम 0 टू n माइनस 1, अभी तो या n भी लिखोगे तो क्या ही फर्क पड़ेगा, इन्फिनिटी जा रहा है ना, n तो इन्फिनिटी पे जा रही है, तो वहां फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ b माइनस a इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा, वो तो था ही ऑलरेडी n a, सो a प्लस दिस वही था, है ना, वो तो पहले से ही था, आर टाइम b माइनस a बाई n। तो इसको समाओ मैं k बना दूंगा, ठीक है ना, और इसको तुम चाहो तो एक काम करो, अगर न्यूमरेटर को मैं नाम रख दूं कुछ k, तो क्या होगा, ये k अपॉन n बन जाएगा, और b माइनस a इसका कोई भी सेंट है तो वो उस तरह बैलेंस हो जाएगा, दूसरे से प्रूव किया जा सकता है इक्वल। एनीवे तो इसको मतलब यही मॉडिफाई होके वैसा बन जाएगा समहाउ, अगर मैं बैलेंस करूँ तो हम इसको ये यूज करेंगे, ठीक है। तो वो एनसीईआरटी में वो फॉर्म लिखा हुआ है, लेकिन हम ये यूज करेंगे, है दोनों सेम ही। तो ये तो हो गया तुम्हारा फॉर्मूला कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, तो ये यूज करना है आपको। दूसरा एक और उसमें वो लिखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ये क्या है, तो ये सिंपल ये कहता है कि इफ डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल फंक्शन है जो स्मॉल एफ एक्स आता है, देन इंटीग्रल ऑफ स्मॉल एफ एक्स डी एक्स ओवर इंटीग्रल ए टू बी, ये किसके इक्वल होगा। तो इस फॉर्मूले का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये क्या कहता है कि कैपिटल एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन का डेरिवेटिव स्मॉल एफ एक्स है। तो क्या आएगा आंसर जी, क्या लिखूं, कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा लिमिट ए टू बी, हाँ कैपिटल एफ एक्स लिमिट ए टू बी, सो दैट विल रिड्यूस टू कैपिटल एफ बी माइनस कैपिटल एफ ए। तो ये आपका आ गया, इस फॉर्मूले का नाम है, ये इजी है, इसमें क्या है जस्ट जो भी फंक्शन है वो हम ऑलरेडी जानते हैं। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है, ये फॉर्मूला है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम। अब एक दो क्वेश्चन पे ट्राई करके देखो, जैसे मान लो पहला आसान सा क्वेश्चन लिखे अगर हम कि लिमिट है 0 से 2, है ना, जैसे मान लो अभी लिखा था ना x e की पावर x dx, ये बताओ क्या होगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे थे ना इसमें, तो एक होगा लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी समेशन, या ऐसा लिखा रहेगा क्या था, अभी तो एक फॉर्मूला हम देख रहे थे, सो n अपॉन रूट अंडर n स्क्वायर प्लस के एन, सो 1 अपॉन कर दो। ये जैम का ही आया हुआ क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूं, k फ्रॉम 0 टू n, ये क्वेश्चन है, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा, ये दो क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन है डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, और ये है आपका फंडामेंटल थ्योरम पे, जस्ट समझने के लिए। तो इसका तो हमने इंटीग्रेट किया था, x माइनस 1 टाइम e की पावर x आया था, राइट, 0 से 2, तो 2 रख दो, तो 2 माइनस 1 e की पावर 2 माइनस, हर्षिता तुम्हारा माइक ऑन है, बताओ आंसर क्या होगा। 2 माइनस 1 क्या होगा, ये 1 e की पावर 2 माइनस 0 रखेंगे कितना आएगा, तो प्लस हो जाएगा, +1, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ ये तो हो गया, तो सिंपल एक एप्लीकेशन दिखा है फंडा, जो आप ऑलरेडी ये तो करते आए हो ना, तो बस आपको ये कि ये जो हो रहा है किस वजह से हो रहा है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस है उसकी वजह से ऐसा हुआ है
कि इसका डेरिवेटिव ये है, इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका इंटीग्रल ये होगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो जो आप अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं वो फंडामेंटल थ्योरम की वजह से होता है, क्योंकि इसको जब आप इंटीग्रेट करते हैं ना, तो ये तो वैसे ही है कि जस्ट हमने a टू b इंटीग्रेट किया तो ये कैपिटल fx आया, इसकी लिमिट है a से b, तो ये तो आप ऑलरेडी पहले से भी जानते थे fb माइनस fa, और इसी का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, या कैलकुलस भी बोलते हैं। अब ये है तो इसको समहाउ मुझे फिट करना पड़ेगा। अगर इस तरह क्वेश्चन है, आप चाहते हो इंटीग्रल से हो, तो you have to somehow fit on into this form, इस फॉर्म पे लाना पड़ेगा कि 1/n बाहर हो पहले तो, और फिर समेशन k/n का फंक्शन बनाना पड़ेगा आपको। तो ठीक, तो क्या करेंगे, यहां से n स्क्वायर कॉमन ले लो, सो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसमें से n स्क्वायर कॉमन लो डिनोमिनेटर में से, तो समेशन k फ्रॉम 0 टू n 1/n बाहर आ जाएगा, 1/रूट अंडर ये कितना आ जाएगा 1 प्लस k/n, क्योंकि n स्क्वायर कॉमन लिया मैंने। अब इसको चूंकि यहाँ समेशन k पे है, तो यहाँ समेशन का वेरिएबल k है, n नहीं, तो n वाले टर्म को बाहर निकाल सकते हो आप, बिकॉज यहाँ k के रिस्पेक्ट में समेशन हो रहा है। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1/n समेशन k फ्रॉम 0 टू n 1/रूट अंडर 1 प्लस k/n। अब आप फॉर्मूला याद करो, 1/n ये तो है ही, तो ये dx बनेगा, समेशन जो इंटीग्रेशन बनेगा, और जहां k/n है वो x लिखना है आपको, तो इंटीग्रेशन ये dx बनाएगा, dx समेशन इंटीग्रेशन बनेगा, k/n आपका x बनेगा। सो दिस इज द फॉर्म। लिमिट क्या लेंगे हम, सो आपका ये x है, ध्यान रखना k/n x है, तो जब k को 0 रखूंगा 0/n, तो स्टार्ट होगी कहां से 0 से 0 to 1, ठीक है, क्योंकि n तक गया है, तो k/n मेरा x है, तो n/n 1 हो जाएगा 0 to 1, और ये इंटीग्रेट करना आसान है, तो हमने लिमिट को इंटीग्रल में कन्वर्ट किया। अब यहां से 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x है ना, √x का डेरिवेटिव 1/2√x, तो √x का इंटीग्रेशन 1/2√x का इंटीग्रेशन √x होगा, तो √x का 2 टाइम्स है ना, चेक कर लो। सो 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x, ओके। तो इसकी लिमिट जो है, अब यहां जो मैं यूज कर रहा हूं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, देखो इस स्टेप से इस स्टेप तक पहुंचे हम, लिमिट एज अ सम या लिमिट ऑफ है ना, लिमिट ऑफ अ सम, उसको यूज करके, और यहां से यहां तक पहुंचे फंडामेंटल थ्योरम की वजह से। सो 0 to 1, तो अब अपर लिमिट 2 टाइम √2 माइनस लोअर लिमिट 2 टाइम √1, तो फाइनल आंसर आ गया 2√2 माइनस 1, यही हो जाएगा, तो ये आंसर हो गया। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आए हैं एग्जाम में, तो आपका काम ये है कि जो भी इनडेफिनिट पे क्वेश्चंस है वो आपको ट्राई करना है। जो डेफिनेट वाले क्लास 12th में है वो अभी मैं अगले क्लास में कराऊंगा, नेक्स्ट क्लास में जो मैं कराऊंगा क्लास 12th के जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हैं वो मैं भी कराऊंगा आपको, है ना। आज मैंने बेसिक क्लास 12th में जो इनडेफिनिट थे वो बताए, फिर साथ में एंड में अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया कि डेफिनेट इंटीग्रल एज अ लिमिट ऑफ अ सम, और दूसरा ये कि फंडामेंटल थ्योरम का मीनिंग क्या है। जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा, एक तो बता देता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, जैसे मैं वो क्वेश्चन लिखा था ना वहां पे, सेक ऑफ tan इनवर्स √x अपॉन √x टाइम 1 प्लस x। सो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे इनडेफिनिट में, अब इसको डेफिनेट में चेंज करता हूं। देखो तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं कि x के लिमिट में ले लिया मान लो 4 to 9 लेट्स से, अब मुझे ये सॉल्व करना है, ठीक। तो मैंने क्या किया 4 to 9 इसको ले लिया, तो 4 to 9 अगर थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो एक काम करते हैं 0 to 1 कर देते हैं, अभी आसानी 0 to 1 कर दिया मान लो, ठीक। चलो तो हमने क्या किया था उस टाइम, सब्स्टिट्यूशन किया था कि लेट, एक तो मैंने खुद क्वेश्चन बनाया, किसी बुक का नहीं है, तो हो सकता है कई बार क्वेश्चन बनाते गलत निकल जाता है, कोई बात नहीं। तो अभी मैं क्या करता हूँ, t लेता हूँ tan इनवर्स √x, ठीक। तो क्योंकि जब तक आप सॉल्व नहीं करके देख रहे हो तो पता नहीं आपको क्वेश्चन जो आपने फ्रेम किया वो सही है कि गलत है, सबको सॉल्व करके देखना पड़ेगा तब पता चलेगा। तो यहाँ से हमने किया था dt अपॉन dx, तो 1/1 प्लस x इंटू √x का 2√x ये था, तो ये मेरा इंटीग्रल कन्वर्ट होगा sec t, और ये बस यहाँ पे 2 की कमी है, तो 2 हम मल्टीप्लाई डिवाइड, यहाँ मैंने कहा था 2 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, 2 की कमी है तो
तो 2 यहाँ आ गया dt। अब जैसे मैं वेरिएबल चेंज कर रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, उसकी लिमिट भी चेंज कर दूंगा साथ में, ताकि वापस मुझे x तक आने की जरूरत ना पड़े। अगर इनडेफिनिट है तो मुझे आंसर x में ही लिखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन x के टर्म में था, लेकिन डेफिनिट है तो डेफिनिट का आंसर एक कांस्टेंट आता है। सो डेफिनिट इज फ्री ऑफ वेरिएबल। नेक्स्ट क्लास में मैं कराऊंगा प्रॉपर्टीज, तो वहां पता चलेगा कि डेफिनिट इंटीग्रल इज फ्री ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आंसर एट द एंड नंबर आना है, तो उसको वेरिएबल से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि जस्ट आप लिमिट चेंज कर लो। देखो मैं x को 0 रखूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो जब x 0 है तो t क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ। जब x 0 है तो t क्या है, और जब x 1 है तो t क्या है, बोलो। tan इनवर्स 0 0 infinity. और 1 रखेंगे tan इनवर्स 1, देख इन्फिनिटी कैसे, पाई बाई 4, ठीक। तो पाई बाई 4, तो अब हो गया 0 टू पाई बाई 4। अब आप क्या करेंगे, इसका आप ऑलरेडी जानते हैं इंटीग्रेशन। सो नाउ यू विल अप्लाई द फॉर्मूला। तो 2 बाहर है, sec t का इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, ठीक। अब ये हो गया। अब आपके पास जो इसकी लिमिट है 2 टाइम, इसको बाहर रखो कांस्टेंट, 0 टू पाई बाई 4, तो पुट कर लो। सो 2 टाइम अपर लिमिट, तो log ऑफ sec पाई बाई 4 √2, यही ना, तो मॉड हटा सकते हो, अच्छा सॉरी, प्लस tan पाई बाई 4 1, ब्रैकेट में लिख लो 1 प्लस √4 माइनस log ऑफ sec 0 cos 0 1 होता है, तो sec 0 भी 1 होगा, फिर tan 0 0, अच्छा log 1 एट द एंड 0 ही हो जाएगा। तो 2 टाइम log √2 प्लस, क्योंकि ये तो 0 log 1 0 हो गया, तो 0 हो गया, तो आपका आंसर ये आ गया 2 टाइम log √2 प्लस 1, ठीक। तो इस तरीके से, तो अगर मैं कहीं वेरिएबल चेंज किया तो मैं साथ में लिमिट भी चेंज कर दूंगा, ताकि वापस मुझे x के टर्म में ना लिखना पड़े, और सीधा सीधा ये आंसर आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेंगे, एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस, ठीक है, जहां पे डेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन डेफिनेट इंटीग्रल जो क्लास 12th वाली चीज है, 1-2 क्वेश्चन वहां मिल जाएगा आपको इस तरह से, ठीक है। बाकी असाइनमेंट देखो तो पता चल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस क्या करेंगे, तो आज हमने डिस्कस किया सिंपल डेफिनेट मेनली, है ना। तो एक तो मैं सॉरी इनडेफिनिट, तो हमने आज डिस्कस किया इनडेफिनिट, फिर इंटीग्रेशन लिमिट ऑफ अ सम, फिर फंडामेंटल थ्योरम का जस्ट स्टेटमेंट बताया, क्वेश्चन और करेंगे नेक्स्ट क्लास में, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। नेक्स्ट क्लास में क्या होगा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में डेफिनेट करेंगे, प्रॉपर्टीज इसकी, मेनली इसकी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। सो प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल करेंगे, फिर क्वेश्चंस करेंगे इस पे। तो एक बार ये तुम क्लास 12th वाली चीजें रिवाइज करना, ये सब क्लास 12th में है, जो मैंने आज कराए हैं ये सब क्लास 12th में है, तो आप एक बार जस्ट रिवाइज करो। नेक्स्ट क्लास में जो कराऊंगा वो भी क्लास 12th में है, ठीक है। तो वो नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, तो आप एक बार रिवाइज करके आना, ठीक है। तो अभी के लिए यहीं स्टॉप करता हूँ, और 9 to 11 कंटिन्यू करेंगे। इंटीग्रल कैलकुलस में आते हैं क्वेश्चन, जी जी क्वेश्चंस है वहाँ पे इंटीग्रल के, आएंगे वहाँ पे, ठीक है। असाइनमेंट्स है ड्राइव में, PYQ असाइनमेंट आप वहाँ जाकर देखिए, या गेट का क्वेश्चन पेपर आप खोल के देख लीजिए, उसमें इंटीग्रल क्वेश्चंस हैं, ठीक है। सर एक बार वो खोलिएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ क्वेश्चन था। जी जी सर इस हाँ, सर अगला इसके अगला वाला ये हाँ सर, इसमें जो अपर लिमिट आया 1 वो एक बार बता दो। हाँ, ये देखो ना k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से हाँ यहाँ x क्या है, आपको मैंने क्या बोला, हर बार x क्या होगा मेरा, k/n होगा ना, x इज k/n। अब k कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से कहाँ तक गया, n तक, तो k फ्रॉम 0 to n, तो अब खुद सोचो x फ्रॉम वेयर टू वेयर, हाँ सर 0 से 1 जाएगा, ठीक है। और अगर n के टर्म में आता कुछ मान लो x की वैल्यू, तो n टेंड्स टू इंफिनिटी है, तो वो भी यूज करेंगे हम। अभी n से फ्री आ गया बाय द वे, अगर कभी n के टर्म मान लो n स्क्वायर होता है, यहाँ पे मान लो यहाँ n स्क्वायर होता, तो यहाँ आपका आता n² n आता, लेकिन n टेंड्स टू क्या है, इंफिनिटी, तो वो 0 से इंफिनिटी हो जाता फिर इस तरीके से। तो ये x है मेरा एक्चुअली, तो इससे डिसाइड करेंगे। तो बस यहाँ ये करना है, k/n को x रख रहे हैं, और ये यहाँ से भी दिख रहा है आपको, है ना, ये जो फॉर्मूला जो लिखा था, इधर लिखा था ये, तो आपको यही देखना है कि ये जो k/n है
इसको मैंने x लिखा है, ये k/n x बना है, ये जो समेशन है वो इंटीग्रेशन बना है, ये जो 1/n है वो dx बना है, ठीक है, इस तरीके से लिमिट की वजह से। ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू, है ना। हेलो जी, बताओ, हम क्लास में हैं। हाँ, मेरी